नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी एकदम अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में अप्रैल महीने के हम लोग करंट अफेयर्स आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं जानता हूं कुछ समय हो गया है ज्योग्राफी खत्म किए हुए और वीडियोस नहीं आ रहे होंगे हमारे चैनल पे, लेकिन आज आप अप्रैल का करंट अफेयर्स देखेंगे और कुछ दिन का समय मुझे और दीजिए। उसके बाद मैं लगातार हमारा जो एंशिएंट इंडिया वाले जो लेक्चर्स हैं उनको खत्म कर रहा हूं और फिर आपके वीडियोस लगातार आने लग जाएंगे एंशिएंट इंडिया के। ठीक है, तब तक आप क्या करिए, जितने भी वीडियोस ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुका हूं उसको देखिए, बार बार देखिए और रिवीजन करिए। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स का सेशन। चलिए अपना डिस्कशन चालू करते हैं हम लोग अप्रैल के करंट अफेयर्स का डिस्कशन। ठीक है, तो सबसे पहला जो न्यूज है वो है कि इंडिया कह रही है कि भाई कोल का इंपोर्ट करना बंद कर देंगे हम लोग। 2025-26 तक टारगेट रखा है कि हम लोग इंपोर्ट ऑफ कोल बंद कर देंगे। तो डेट याद रखना है 2025-2026। फिर देखिए, अब एक नया पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम। ग्रेन का स्टोरेज करने जा रहे हैं हम लोग, और कैसे कोऑपरेटिव सेक्टर का इस्तेमाल करके हम लोग ग्रेन्स वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम लॉन्च कर रही है गवर्नमेंट। और इसमें होगा क्या, आपके 11 स्टेट्स में, हर एक स्टेट में एक आपका प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी के द्वारा ये ग्रेन स्टोरेज किया जाएगा 11 स्टेट्स में, और ये कुल मिला के वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रेन स्टोरेज स्कीम बनेगा। ठीक है, तो ये याद रखिए कितने पीएससीज और कितने स्टेट्स में, तो 11 स्टेट्स में 11 पीएससीज में आप कोऑपरेटिव सेक्टर में बनाने जा रहे हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक कॉयर शोरूम का लॉन्च किया गया है, फाउंडेशन स्टोन आपका डाला गया है, भूमि पूजन हुआ है। किसके द्वारा, आपके जो एमएसएमई के मिनिस्टर है श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा के द्वारा। कहां पे, कोंच जालौन डिस्ट्रिक्ट। तो आपसे पूछा जाए कॉयर शोरूम किधर है, आप कहेंगे देखिए जालौन डिस्ट्रिक्ट में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो आपका स्पेस सेक्टर है, स्पेस सेक्टर में 100% एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया गया है। तो अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% तक आपका स्पेस सेक्टर में हो सकता है इंडिया में। ठीक है, तो हमारे स्पेस सेक्टर को इससे बूस्ट मिलेगा। अभी रिसेंटली आपका एफएटीएफ का आपका एक मीटिंग हुई थी, जिसका जो प्रेसिडेंसी थी वो थी किसके, सिंगापुर के पास। तो सिंगापुर के प्रेसिडेंसी के अंडर आपका एफएटीएफ के एक मीटिंग में 4 कंट्रीज जो हैं उनको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया था। कौन से 4 कंट्रीज, आपके यूएई, बारबाडोस, जिब्राल्टर और युगांडा। आई होप ये याद रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत 2 इंस्टीट्यूट्स लॉन्च किए। तो आपको पता होना चाहिए कौन से 2 इंस्टीट्यूट्स और कहां पर है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, ठीक है, जिसका टाइटल है निसर्ग ग्राम। ये कहां पे ओपन किया गया, ये है आपका पुणे महाराष्ट्र में। पूछा जाए आपसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, आप कहेंगे पुणे महाराष्ट्र। इसके अलावा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी, अभी योगा ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी कहां है, तो याद रखिए झज्जर हरियाणा में है आपका योगा नेचुरोपैथी का, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, वर्ल्ड का पहली बार थोरियम का इस्तेमाल करके न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाएगी। थोरियम का इस्तेमाल करके न्यूक्लियर एनर्जी कहीं नहीं बनाई जाती, यूरियम का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, लेकिन वर्ल्ड में पहली बार ऐसा होगा कि थोरियम का इस्तेमाल करके हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करेंगे। तो ये इंडिया में देखिए भावनी न्यूक्लियर प्लांट है, कहां पे, आपका कालपक्कम में, कलपक्कम तमिलनाडु में आपका भावनी न्यूक्लियर प्लांट। ठीक है, तो देखिए थोरियम का इस्तेमाल होगा भावनी न्यूक्लियर प्लांट में। ऑब्वियसली देखिए यूरियम 233 का भी इस्तेमाल होगा, लेकिन थोरियम का भी इस्तेमाल होगा इन दिस न्यूक्लियर प्लांट। तो याद रखिए भावनी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एंड नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया NIXI, इन्होंने अनाउंस किया एक भाषा नेट पोर्टल। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे पर आपका भाषा नेट पोर्टल का अनाउंस किया गया, लॉन्च अनाउंस किया गया बाय निक्सी नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इनॉग्रेट किया फ्लाई 91 का। तो ये बेसिकली फ्लाई 91 क्या है, एक रीजनल एयरलाइन है, रीजनल एयरलाइन जो कि आपका फ्लाइट भरेगा गोवा से लेकर जो अगाटी आइलैंड से आपका लक्षद्वीप में। तो इन दोनों के बीच में आपका ये फ्लाइट चलेगा, फ्लाई 91 आपके प्लेन का नाम है, और ये आपका पहला आपका उड़ान भरेगा गोवा से लेकर लक्षद्वीप का। याद रखिए फ्लाई 91 गोवा से लक्षद्वीप अगाटी आइलैंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग,
देखिए पोर्ट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। सबसे ज्यादा जो कार्गो हैंडल करता है पोर्ट, मेजर पोर्ट जो सबसे ज्यादा कार्गो हैंडल करता है वो कौन सा पोर्ट है? याद रखिए पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ऑफ ओडिशा, ये सबसे ज्यादा कार्गो हैंडल करने वाला पोर्ट है। कितना कार्गो हैंडल करता है? तो 145.38 मिलियन मेट्रिक टन्स का कार्गो हैंडल करता है। तो ये हमें डेटा नया मिला। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट आपका कोलकाता में है और इस पोर्ट के अंतर्गत आपका कोलकाता डॉक सिस्टम और हल्दिया डॉक, ये दोनों भी इसके अंदर आते हैं। तो अगर ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट की बात करें तो ये 154 ईयर्स में सबसे ज्यादा कार्गो हैंडल करने का माइलस्टोन इसने अचीव किया। देखिए इंडिया का मैक्सिमम नहीं है, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। 154 ईयर्स की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कार्गो हैंडल किया इसने 2023-24 में। कितना किया? 66.4 मिलियन मेट्रिक टन। ऑब्वियसली ये हम देख सकते हैं पारादीप से काफी कम है, लेकिन अपना रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया। ठीक है, तो आई होप ये दो बातें याद रहेंगी, पारादीप पोर्ट के बारे में और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के बारे में। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं हम दुबई की। तो दुबई ने ऑफर किया है आपका 5 ईयर मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीजा इंडियन सिटीजन्स के लिए। तो इंडियन सिटीजन्स को अब 5 साल के लिए 5 ईयर्स के लिए आपको वीजा मिलेगा। किसका? दुबई का। ठीक है, जिसमें आप एक से ज्यादा एंट्री ले सकते हैं 5 साल तक, लेकिन कुछ शर्तें हैं। शर्तें ये हैं कि किसी भी साल आप दुबई में 180 दिन से ज्यादा ना रहे हो। ठीक है, और आप कितनी बार भी जा सकते हो, लेकिन 180 दिन से ज्यादा ना हो। दूसरा हो, एक बार जब आप गए तो मैक्सिमम 90 डेज तक ही रह सकते हैं। ठीक है, 90 डेज से ज्यादा लगातार आप रह नहीं सकते। तो ये आपका कुछ शर्त है और इन शर्तों पर 5 साल का वीजा दिया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपका यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी श्री आर.के. सिंह और यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन्होंने आपका फाउंडेशन स्टोन डाला। किसका? बरेठी सोलर पावर प्रोजेक्ट। कहां पर है ये बरेठी सोलर पावर प्रोजेक्ट? तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। तो पहला सवाल तो ये हो गया, कहां पर है। दूसरा सवाल किसके द्वारा लगाया गया? तो एनटीपीसी आरईएल यानी कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा ये आपका खोला जाएगा बरेठी सोलर पावर प्रोजेक्ट छतरपुर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, यहां पे जीआई टैग मिला है त्रिपुरा के 2 चीजों को। एक है माता बाड़ी पेड़ा, एक है पचरा। पचरा एक प्रकार का हैंड वोवन क्लॉथ है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, और ये आप पेड़ा तो आप जानते ही हैं। तो ये पेड़ा बेसिकली आपका एक प्रसाद है। वहां पे एक त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है आपका गोमती डिस्ट्रिक्ट ऑफ त्रिपुरा में। वहां पे आपके त्रिपुरा सुंदरी माता है, उनको ये प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो ये भी जीआई टैग में लाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। सुनते ही आपको एमएसपी ध्यान आना चाहिए, बिल्कुल। तो एमएसपी डिक्लेयर कर दिया गया है ऑन रॉ जूट 2024-25 में। तो कितना है? 5335 पर क्विंटल आपका एमएसपी है ऑन जूट। ठीक है, इसके अलावा 5 नए एम्स खोले जा रहे हैं। कहां कहां? गुजरात में। ठीक है, मोदी जी के द्वारा ऑब्वियसली डेडिकेट किया गया ये नेशन को। और ये सबसे पहले देखिए गुजरात में है, वेस्ट बंगाल में कल्याणी, उत्तर प्रदेश में ध्यान देना है आपका रायबरेली। ठीक है, पंजाब में भटिंडा और मंगलागिरी आंध्र प्रदेश। तो ये 5 एम्स आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए एक एंटी कैंसर थेरेपी होती है जिसको बोलते हैं एंटी कैंसर कार टी सेल थेरेपी। ठीक है, तो ये जो थेरेपी है इंडिया के द्वारा पहली बार ये थेरेपी डेवलप की गई, स्पेशल थेरेपी जो कि काफी अफोर्डेबल है, यानी कि वर्ल्ड का सबसे अफोर्डेबल आपका कार टी सेल थेरेपी है। कार टी सेल थेरेपी मोस्ट अफोर्डेबल वर्ल्ड का जो थेरेपी है, ये आपका आईआईटी बॉम्बे के द्वारा स्टार्ट किया जाता है और नाम इसका रखा जाता है नेक्स्ट कार 19। ठीक है, तो ये देखिए आपका सेल एंड जीन थेरेपी के मामले में ये काफी बड़ा एडवांसमेंट है इंडिया का। नेक्स्ट आपका इंडेक्स ऑफ मिनरल प्रोडक्शन आता है। तो याद रखिएगा, अगर हम लोग इंडिया का रैंक कहें एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में तो 2nd है, आयरन और प्रोडक्शन में 4th है, और लाइम प्रोडक्शन में आपका 3rd है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए हरप्पा का एक सेटलमेंट मिलता है नया, और इसको ढूंढा गया बाय आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ केरला यूनिवर्सिटी। तो 5200 साल पुराना ये आपका सेटलमेंट है, हरप्पन सेटलमेंट है आपका। कहां पे? पाटता बेट। कहां पे है ये? गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। और ये पाटता बेट के पास एक और आपका अर्ली हरप्पन आपका नेक्रोपोलिस है। नेक्रोपोलिस आपको पता होना चाहिए कि एक सिटी जब काफी मतलब फ्लरिशिंग सिटी होती है, कुछ समय बाद वो अगर सिटी डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसके जो अवशेष है उनको बोल देते हैं नेक्रोपोलिस। तो अर्ली हरप्पन नेक्रोपोलिस जूना काटिया के पास है ये आपका पाटटा बेट, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, हरप्पन सेटलमेंट।
नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है 5 ईयर ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी अप्रूव कर दिया है बाय यूपी कैबिनेट। तो ये बेसिकली आपका जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी नेशनल लेवल पे भी है, जिसका नाम है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत इंडिया ने टारगेट सेट किया है कि आपको 5 मिलियन टन पर एनम का प्रोडक्शन अचीव करना है बाय 2030। तो यूपी ने बोला कि इसमें हम अपना भी योगदान देना चाहते हैं। तो यूपी ने कहा है कि हम लोग 1 मिलियन मेट्रिक टन हम लोग प्रोड्यूस करेंगे पर ईयर, ठीक है। और ये बाय 2030 नहीं है, बाय 2080 ऐसा कर देंगे। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसका नोडल एजेंसी क्या होगा? इसका नोडल एजेंसी इज यूपी नेडा, यानी कि उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये होगी नोडल एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024, ठीक है। चलिए अब थोड़ा एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा साहब। अर्जुन मुंडा साहब ने अभी लॉन्च किया 2 नए आपके मोबाइल एप्लीकेशंस फार्मर्स के लिए। कौन से मोबाइल एप्लीकेशन? तो एक तो है आपको ये पता होना चाहिए इसको समझने से पहले कि ओएनडीसी क्या है। ओएनडीसी बेसिकली ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स है। डिजिटल कॉमर्स आप जानते हैं कि भाई एक जगह बायर होगा, एक जगह सेलर होगा, बीच में एक प्लेटफॉर्म होगा। प्लेटफॉर्म के थ्रू आपका बायर और सेलर्स को जो प्लेटफॉर्म जोड़ता है उसको हम लोग ई कॉमर्स बोल देते हैं, डिजिटल ई कॉमर्स। तो अभी इस प्रकार का एक ओपन नेटवर्क ऑलरेडी है, ठीक है। इसके और ई नाम हमारे पास ऑलरेडी था, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये भी एक प्रकार का ई कॉमर्स ही है। ये एक और ऐप है, इसमें आप क्या करेंगे? इसमें भी आप बाई और सेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मर्स जो भी सेल करना चाहते हैं और बायर्स खरीदना चाहते हैं, तो उन दोनों को मिला रहे हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ ई नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट मोबाइल ऐप। अभी ये जो ई नाम है, इस ई नाम को इंटीग्रेट कर दिया गया है, क्योंकि है तो दोनों ई कॉमर्स। तो ओएनडीसी के साथ इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। तो ओएनडीसी के अंतर्गत आप ई नाम की फैसिलिटीज भी इस समय अब ले पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा दूसरा ऐप है एफपीओ इंस्पेक्शन मोबाइल ऐप। तो ये दोनों एप्स का जो लॉन्च किया जा रहा है भाई अर्जुन मुंडा जी, ठीक है। तो अब बात करते हैं एशिया के पहले सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड। बॉन्ड्स क्या होता है? बेसिकली फाइनेंस रेज करने के लिए। लेकिन ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड क्या होता है? ग्रीन फाइनेंस मतलब जो काम आपका पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए, क्लाइमेट चेंज से प्रोटेक्ट करने के लिए जो पैसे का इस्तेमाल करना होगा, उस पैसे को अगर बॉन्ड के थ्रू हम लोग फाइनेंस करवाएं तो वो हो जाता है ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड। तो एशिया का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसके द्वारा आपका निकाला गया? वो आया आपका वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा निकाला गया, और रेज होता है 1 बिलियन रुपीज, डॉलर नहीं है, 1 बिलियन रुपीज है, जो कि आपका 12.07 मिलियन डॉलर पे आता है ना। तो ये बात होगी वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, देखिए इंडिया का लार्जेस्ट सोलर एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS, इंडिया लार्जेस्ट सोलर एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहां पर लगा है? देखिए राजनंदगांव छत्तीसगढ़ में ये आपका प्रोजेक्ट लगा है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, TPREL, ठीक है। तो TPRL के द्वारा ये प्रोजेक्ट TPRL को मिला है, टाटा पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को ये प्रोजेक्ट मिला है। किससे मिला है? आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसने ये वाला जो प्रोजेक्ट है आपका सोलर बैटरी एनर्जी स्टोरेज का प्रोजेक्ट है, ये दिया आपका टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को, ठीक है, जिसने राजनंदगांव छत्तीसगढ़ में ये बना के तैयार किया। तो ये आपका पिक्चर देख सकते हैं। देखिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा प्लांट है, इतने बड़े एरिया में सब यहाँ पे देखिए सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, बैटरी से कनेक्टेड है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए आपके मिनिस्टर ऑफ साइंस जो है वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंदर ही आता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया कॉमन फेलोशिप पोर्टल। ये कॉमन फेलोशिप पोर्टल किसके लिए है? तो ये बेसिकली जितने भी आपके बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्कीम्स हैं, सिंगल इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेंट्स एंड वेरियस फेलोशिप स्कीम्स, जितने भी आपके बायोटेक्नोलॉजी के फेलोशिप स्कीम्स है, उसमें एप्लीकेंट्स अप्लाई कर सकते हैं थ्रू दिस पोर्टल कॉल्ड एज कॉमन फेलोशिप पोर्टल, ठीक है। तो इसका लॉन्च किया कहां पे? नेशनल मीडिया सेंटर न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब आप बात करते हैं, देखिए मनरेगा जो है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005, तो इसमें जो आपके वेजेस दिए जाते हैं उनके रेट्स को दोबारा रिवाइज किया गया है आपका अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स के लिए। तो 3 से 10% का इंक्रीज हर स्टेट ने किया है। तो इस समय अगर आपसे कहा जाए कि मनरेगा में सबसे ज्यादा वेज किसको कहां पे दिया जाता है, तो वो हरियाणा 374 रुपीज पर डे दिया जाता है, और सबसे कम तो दिया जाता है अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में 234 पर डे।
ठीक है। अब यहाँ पे ये तो आपको हाईएस्ट मैक्सिमम मिनिमम पता चल गया। एक और अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा इंक्रीज किसने किया, कौन से स्टेट ने किया है, तो वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हुआ है। सबसे कम इंक्रीज 3% का इंक्रीज, और सबसे ज्यादा इंक्रीज गोवा में हुआ है 10.6% का। तो ये कुछ डेटा है आपका इससे रिलेटेड। आगे बढ़ेंगे हम लोग, बात करेंगे सस्टेनेबल सिटी दुबई। तो दुबई में एक देखिए सस्टेनेबल सिटी बिल्ड किया जा रहा है, उसमें आपका एक SEE इंस्टीट्यूट है, ठीक है। SEE इंस्टीट्यूट के अंदर एक आपका फैसिलिटी ओपन किया गया है जिसका नाम रखा गया है इमर्स। बेसिकली आर्ट्स एंड कल्चर प्रोग्राम्स वगैरह करने के लिए ये इमर्स आपका यहां पे खोला गया। ये फोटो में दिख रहा होगा आपको, ये दिस इज इमर्स, ठीक है। तो द फैसिलिटी इज लोकेटेड विद इन SEE इंस्टीट्यूट, द नेट जीरो एमिशंस बिल्डिंग एंड ऑपरेट्स एंटायरली ऑन सोलर एनर्जी। पूरा सोलर एनर्जी से ही चलता है ये, ठीक है। तो ये है सस्टेनेबल सिटी ऑफ दुबई में इमर्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यूपी की। तो यूपी में आपका लगा है एक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। किसने लगवाया आपका ONGC ने, एंड बिल्ट बाई CED कंसल्टेंट एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। ONGC ने भाई इनको कहा, CEID कंसल्टेंट एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को, कि आप ये गैस लगवाइए। तो ये गैस प्लांट बना आपका, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहां बना, गोरखपुर में बना, और इसका इनॉग्रेशन किया आपका योगी आदित्यनाथ ने, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने आपका आधारशिला रखी किसकी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। कहां पे, वाराणसी में, ठीक है। वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का आधारशिला रखा गया। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि इंडिया ने डिलीवर किया फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किसको दिया, फिलीपींस को, ठीक है। ये बेसिकली 371 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 एंटी-शिप ब्रह्मोस है, ठीक है। अच्छा अभी देखिए अर्थक्वेक कहां पे आया, ताइवान में आया है आपका 7.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक, ठीक है। तो ये बातें हमने यहाँ पे कर ली। चलिए बात करते हैं एजुकेशन के न्यूज की। तो भाई हमारे एजुकेशन मिनिस्टर में पता है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने लॉन्च किया EDCIL विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम। क्या है ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तो इसमें जो नवोदय विद्यालय के जो बच्चे हैं ना, उनको भाई फ्री कोचिंग दिया जाएगा। किसके लिए भाई, IIT के लिए, आपका नीट के लिए, तो ये सब एग्जाम्स क्रैक करने के लिए इनको कोचिंग दिया जाएगा, ठीक है। तो ये EDCI विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम। फिर बात करते हैं हम लोग NTPC के लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो ये लारा क्या है, लारा सुपर थर्मल प्रोजेक्ट है कहां पे, तो बेसिकली आपको छत्तीसगढ़ में है। तो इसका फेज 1 कंप्लीट हो गया है। तो भाई कंप्लीट हो गया है तो इसको भाई इनॉग्रेट कर दिया मोदी जी ने, और आपका फाउंडेशन स्टोन ले किया किसका, मतलब आधारशिला रखी स्टेज 2 की, कि भाई स्टेज 2 अभी कंप्लीट करना है। तो 2 स्टेज में है, स्टेज 1 ऑलरेडी बन चुका है और स्टेज 2 पे अभी काम चालू होने जा रहा है। तो दोनों में इन्वेस्टमेंट आपका करीबन 15,000 करोड़ लगे हैं दोनों में। और ये जब बन के तैयार हो जाएगा तो जितनी भी बिजली बनाएगा उसका 50% बिजली तो छत्तीसगढ़ को ही मिलेगा, क्योंकि भाई रायगढ़ में बन रहा है, सॉरी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, तो छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए। तो 50% पावर छत्तीसगढ़ को मिलेगा, बाकी 50% दूसरे स्टेट्स को आपका भेजा जाएगा, ये सब किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका NTPC का प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग भाई टेलीकॉम सेक्टर की। तो टेलीकॉम सेक्टर के सेक्रेटरी हैं डॉक्टर नीरज मित्तल। तो उन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया आपका, बेसिकली एक वर्कशॉप हो रहा था। वर्कशॉप का नाम क्या था, 5G वर्कशॉप। कहां हो रहा था, IIT मद्रास में हो रहा था, ठीक है। तो इस वर्कशॉप में इन्होंने लॉन्च कर दिया, नीरज मित्तल साहब ने, एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस मॉड्यूल फॉर 100 5G लैब्स। 100 5G लैब्स का जो एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस मॉड्यूल का लॉन्च किया गया था, ठीक है। अच्छा थर्मल पावर प्लांट की बात हुई, अभी लारा थर्मल पावर प्लांट की बात कर चुके हैं, दूसरे थर्मल पावर प्लांट करते हैं। तो आधारशिला रखी गई आपका रघुनाथपुर थर्मल पावर प्लांट का फेज 2 का। कहां पर है ये, रघुनाथपुर में है। रघुनाथपुर कहां है, पुरुलिया, वेस्ट बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, आपका द्रौपदी मुर्मू जी, हमारी जो राष्ट्रपति जी है, उनको बुलाया गया, मतलब वो एज अ चीफ गेस्ट गई मॉरिशियस, ठीक है। मॉरिशियस का नेशनल डे सेलिब्रेशन हो रहा था। तो अब ये भाई मॉरिशियस में गई, साथ में इंडियन नेवी के 2 कंटिजेंट भी साथ में गए, आपके INS तीर और CGS सारथी, ठीक है। INS तीर और CGS सारथी, और ये तो गए, ठीक है। अब देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशियस ने आपका प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को ऑनरेरी डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ से सम्मानित किया। तो ये कुछ 2-3 न्यूज हैं, हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, देखिए कमांड हॉस्पिटल पुणे, तो पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन जाता है पूरी कंट्री में। 2
प्रोक्योर एंड कंडक्ट सक्सेसफुल पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट्स। तो ये देखिए आपका बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट्स है, ठीक है। तो ये सबसे पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनते हैं अक्रॉस द कंट्री टू प्रोक्योर एंड कंडक्ट सक्सेसफुल ऐसे इम्प्लांट्स, जो बनाने वाले मतलब सबसे पहला आपका हॉस्पिटल बनता है कमांड हॉस्पिटल पुणे। ये देखिए हियरिंग इम्प्लांट्स है, पीजो इलेक्ट्रिकल मटेरियल के बने हैं ये, ठीक है। बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मेन 5CV। तो मेन 5CV क्या है? एक 5-in-1 वैक्सीन है। इसमें मेनिंजाइटिस के कई सारे स्ट्रेन्स होते हैं, तो मेनिंजाइटिस के 5 स्ट्रेन्स के से आपको प्रोटेक्ट करेगा। ये वैक्सीन लगाइए, मेनिंजाइटिस नहीं होगा। तो ये जो आपका वैक्सीन है इसको इंट्रोड्यूस करा गया कहां पे? नाइजीरिया में किया गया। नाइजीरिया पहला कंट्री बनता है जहां पे इस वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये जो वैक्सीन है, पैसे तो लगेंगे ना वैक्सीन बनाने में, तो इस वैक्सीन को बनाने का जो पूरा फंड है, सारा खर्चा किसने किया? ग्लोबल वैक्सीन अलायंस ने, गावी। और WHO का टारगेट याद रखिए 2030 तक ये मेनिंजाइटिस एलिमिनेट करना चाहती है, तो उस डायरेक्शन में यहां पे कुछ काम हुआ है। अब देखिए लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है, आजकल काफी न्यूज में भी है। तो वहां पे मोस्टली आपके जो बैंक्स है ना, गवर्नमेंट बैंक्स ही आपको मिलेंगे, लेकिन पहली बार प्राइवेट सेक्टर बैंक ओपन होता है, वो भी HDFC बैंक का, ठीक है, लक्षद्वीप में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो भाई माइनॉरिटीज के लिए काम करती है। तो माइनॉरिटीज की बात करें तो बुद्धिस्ट की बात करनी पड़ेगी आपको। तो बुद्धिस्ट स्टडीज के सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज इन बुद्धिस्ट स्टडीज, ये आपका कहां एस्टैब्लिश हुआ? दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो बुद्धिज्म की बात की तो जैनिज्म की बात भी कर लेते हैं। उन्होंने कहा सेंटर ऑफ जैन मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी को अप्रूवल मिला बाय माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर। कहां पे ये खुलेगा? देखिए गुजरात यूनिवर्सिटी में ये सेटअप होगा, उसके लिए 40 करोड़ का ग्रांट मिला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए यूपी में एक एक्ट है, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004। तो इलाहाबाद जो हाईकोर्ट का लखनऊ बेंच है, उसने कहा कि ये तो बिल्कुल बेकार है, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको हटाइए। और जितने भी बच्चे आपके मदरसा में पढ़ते हैं उनको एक प्रॉपर स्कूल में भेजिए, इन स्टूडेंट को, और मतलब दूसरे जो आपके गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें एकोमोडेट करिए मदरसा के बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश ने आपका सेंटर का ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ठीक है, के इंप्लीमेंटेशन में भाई रैंक 1 है। मध्य प्रदेश सबसे बढ़िया इंप्लीमेंटेशन कर रहा है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का। इसके बाद तेलंगाना, छत्तीसगढ़ भी कर रही है, गुजरात, असम है, लेकिन इसके बाद है टॉप पूछेंगे तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए WHO ने अभी देखिए कोविड-19 आया था, तो कोविड से रिलेटेड इन्होंने एक कोविड नेट निकाला है। ये बेसिकली आपका एक ग्लोबल आपका हैज इंट्रोड्यूस कोविड नेट, ग्लोबल इनिशिएटिव है जो पूरे वर्ल्ड में आपका जो डिटेक्शन, मॉनिटरिंग और असेसमेंट ऑफ कोरोना वायरस का काम देखेगा, कोविड नेट, ठीक है। ये एक नेटवर्क है जो पूरे वर्ल्ड में काम करेगा आपका कोरोना वायरस के डिटेक्शन और मॉनिटरिंग को लेकर, है ना। देखिए अब देखिए जेफ बेजोस की कंपनी है ब्लू ओरिजिन कह रही है हम लोग सबको स्पेस घुमाएंगे, यानी कि स्पेस टूरिज्म करेंगे। तो भाई आप खर्चा करिए और स्पेस में आप घुमा लाएंगे। तो अभी एक मिशन है जिसका ब्लू ओरिजिन का न्यू शेफर्ड 25 मिशन, इसमें ये लोग कह रहे हैं कि भाई आपको हम स्पेस घुमा के लाते हैं, तो स्पेस टूरिज्म करवा रहे हैं। तो 6 लोगों को भेजा जाएगा अभी, जिसमें एक इंडियन भी है। इंडियन का नाम पता होना चाहिए, गोपीचंद थोटाकुरा। ये एक भाई इंडियन एंटरप्रेन्योर है, ऑब्वियसली अच्छा खासा पैसा इन्होंने मतलब खर्च किया होगा, तो एंटरप्रेन्योर भी है, पायलट भी है। तो 6 लोगों में से एक इंडियन है आपके गोपीचंद थोटाकुरा, ठीक। देखिए यहाँ पे आपका चालुक्यास जो है, 4 प्रकार के चालुक्यास आपने पढ़े होंगे ना भाई, अर्ली चालुक्यास, वेस्टर्न चालुक्यास, ईस्टर्न चालुक्यास, ठीक है। तो ईस्टर्न चालुक्यास की जो आपकी कैपिटल थी होती थी क्या? वेंगी होती थी, और वेस्टर्न चालुक्यास की कल्याणी होती थी। तो ये कल्याणी चालुक्यास का एक कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखा हुआ 900 साल पुराना जो इंस्क्रिप्शन है वो कहां पाया गया? आपका गंगापुरम में। गंगापुरम बेसिकली एक टेम्पल टाउन कहां पर है? तेलंगाना में, ठीक है। तो ये है आपका वो कन्नड़ा में लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन, ठीक है। अब देखिए दिन में 24 घंटे होते हैं, पता है। तो वास्दो नाम का एक शहर है, कहां पे? नॉर्वे के एकदम नॉर्थ में, एकदम आर्टिक नॉर्थ। तो नॉर्वे बड़ा सा कंट्री है ना, नॉर्वे के एकदम नॉर्थ में जो आर्टिक के पास है, ठीक है। वहां पे वास्दो नाम का एक शहर है जहां पे इन्होंने कहा कि देखिए हम लोग अभी से ऐसा मनाएंगे, मतलब प्रपोज किया यूरोपियन कमीशन को कि हमको अलाउ कर दिया जाए कि हम 26 घंटे का टाइम जोन मैनेज करें, 26 घंटे का टाइम जोन, ठीक है। चलिए अब 90 ईयर्स पूरे हो रहे हैं आरबीआई के, तो भाई मोदी जी ने एक कोमेमोरेटिव कॉइन रिलीज किया
आपका इस उपलक्ष्य में 90 साल खत्म होने के उपलक्ष्य में आपका एक कॉमेमोरेटिव कॉइन को लॉन्च किया। देखिए ऐसा दिखेगा आपका ये कॉइन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश कौन है, एकनाथ शिंदे जी। उन्होंने इंडिया का सबसे पहला LNG से चलने वाला, लिक्विफाइड नेचुरल गैस से चलने वाला एक बस का इनॉग्रेशन किया। महाराष्ट्र रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा ये ऑपरेट किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैरुआना जो लोकल लैंग्वेज हम लोग गांजा बोलते हैं, ठीक है। तो जो मैरुआना है बहुत सारे कंट्रीज ने लीगलाइज कर रखे हैं। कुछ बड़े कंट्रीज है, कुछ छोटे कंट्रीज है। जैसे छोटे कंट्रीज में देखिए जॉर्जिया है, लग्जमबर्ग है आपका यूरोप में, माल्टा यूरोप में है, ठीक है। इसके बाद ये तो छोटे कंट्रीज की बात होगी, जॉर्जिया, लग्जमबर्ग, माल्टा। बड़े कंट्रीज की बात करें तो देखिए नॉर्थ अमेरिका में कनाडा है, और साउथ अमेरिका में यूरुग्वे है, आपका मेक्सिको नॉर्थ अमेरिका में, मेक्सिको और कनाडा में भाई लीगल है, ठीक है। इसके अलावा आप साउथ अफ्रीका में जाएंगे तो वहां भी आपका लीगल है। थाईलैंड में जाएंगे, थाईलैंड में भी लीगल है, और साउथ अमेरिका में यूरुग्वे में केवल लीगल है। जर्मनी यूरोप का सबसे पहला एक बड़ा कंट्री बनता है जिसने हैज लीगलाइज रिक्रिएशनल यूज ऑफ कैनिबिस या मैरिजुआना, ठीक है। तो भाई ऑब्वियसली आप किलो भर लेके नहीं घूम सकते। स्मॉल अमाउंट्स में अगर आपके पास होगा तो आप पर कोई ऐसे चार्जेस नहीं लगेंगे, ठीक है। कोई लीगल ट्रबल में आप नहीं फंसेंगे, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। चलिए ज्योग्राफिकल इंडिकेटर जो होता है, GI टैग होता है, आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा स्टेट है जहां सबसे ज्यादा GI टैग प्रोडक्ट्स हैं, तो देखिए अभी 75 प्रोडक्ट के साथ यूपी करेंटली बन जाता है वो स्टेट जहां सबसे ज्यादा GI टैग प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। अभी रिसेंटली 21 प्रोडक्ट्स ऐड होकर आंकड़ा पहुंच गया है अभी 75 पर, है ना। चलिए अब दूसरा न्यूज देखते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक न्यूज वीक एक मैगजीन आती है और इसके कवर पे, ठीक है, मोदी जी की तस्वीर आई है। तो मोदी जी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बनते हैं जिनकी फोटो न्यूज वीक के कवर पे आई है। तो पहली हमारी जो PM थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी दो आपके PM होते हैं जो आपके न्यूज वीक कवर पेज पे उनका फोटो आया है। तो मोदी जी दूसरे ऐसे PM बनते हैं आफ्टर इंदिरा गांधी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, देखिए अभी कई सारे क्राइम्स होते हैं, पीस कीपर्स जो होते हैं ना, UN पीस कीपर्स, तो उनके अगेंस्ट काफी क्राइम्स होते हैं, वो इंजर्ड होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो अब इंडिया भी काफी ज्यादा आपके पीस कीपर्स देता है UN को। तो इंडिया एक ग्रुपिंग है जिसका नाम है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, उनका लीडरशिप करते हुए, ये बेसिकली 40 आपके मेंबर स्टेट्स का एक ग्रुपिंग है। तो उन्होंने कहा कि ये जो क्राइम्स होते हैं पीस कीपर के अगेंस्ट, तो इनको एक अकाउंटेबिलिटी आपकी होनी चाहिए कि भाई ये जो डेथ्स हो रहे हैं, ये जो क्राइम्स हो रहे हैं पीस कीपर के अगेंस्ट, तो कोई तो अकाउंटेबल होना चाहिए। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए इंडिया ने लॉन्च किया है न्यू डेटाबेस डिजाइन टू रिकॉर्ड क्राइम्स अगेंस्ट पीस कीपर्स, यानी कि अगर कोई क्राइम होता है अगेंस्ट पीस कीपर्स तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा और एक डेटाबेस मेंटेन किया जाएगा टू एंड मॉनिटर प्रोग्रेस इन होल्डिंग परपिट्रेटर्स अकाउंटेबल। तो और जो भी ऐसा क्राइम कर रहा है उनको सजा मिले। तो अगर डेटाबेस ही नहीं रहेगा तो सजा कैसे दिलवाएंगे। तो एक डेटाबेस मेंटेन करने की बात है, और जो भी परपिट्रेटर्स है उनको सजा दिलाना है और मॉनिटर करना है कि ये जो पूरा प्रोसेस प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये एक इनिशिएटिव इंडिया के द्वारा लिया गया। नेक्स्ट हम हमारे एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर के साथ साथ ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है, श्री अर्जुन मुंडा। तो इन्होंने आपका फाउंडेशन स्टोन डाला किसका, इंडिया का फर्स्ट स्टेट ऑफ आर्ट लार्ज हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी, हनी की टेस्टिंग करने की लेबोरेटरी और इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट। तो ये आपके कंट्री का सबसे पहला आपका लेबोरेटरी बनता है बी कीपिंग के लिए और हनी टेस्टिंग के लिए। इसके अलावा आपका एक बैम्बू कल्चर प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया। कहां पे ये सब स्टार्ट होगा, रांची में। तो रांची में इसका शिलान्यास किया गया, फाउंडेशन स्टोन ले किया गया बाई श्री अर्जुन मुंडा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक स्कीम की। इन्होंने कहा कि हमारे इंडिया में आइए आप ई व्हीकल्स बनाइए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, क्योंकि हम इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं फॉर ई व्हीकल्स। तो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आइए और इंडिया में आप ई व्हीकल्स बनाइए, उसके लिए हम आपको काफी हेल्प करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका होना चाहिए अबाउट 4,150 करोड़, कम से कम इतना इन्वेस्टमेंट तो आप कीजिए। और मैक्सिमम लिमिट क्या कोई इन्वेस्टमेंट की है नहीं, तो आपका 4,150 करोड़ से ऊपर जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहे आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक टाइमलाइन दी जाएगी 3 साल की कि आप अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करें इंडिया में
और कमर्शियल प्रोडक्शन आपका ई व्हीकल का स्टार्ट करें। तो एंड रीच 50% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, जो 50% वैल्यू एडिशन डोमेस्टिक रीच करना चाहिए विद इन 5 ईयर्स। ठीक है, 3 साल के अंदर आप अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करिए और 5 साल के अंदर आपको 50% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को प्राप्त करना है। तो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन की बात अगर हमने करें तो इन्होंने कहा कि 3rd ईयर तक तो 25% आपका डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन हो जाना चाहिए और 50% होना चाहिए 5th ईयर तक। तो ये कुछ कंडीशन आप अगर मीट करेंगे तो आपको हम काफी फायदा पहुंचाएंगे, ये कहा गया है आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये आपका स्कीम है टू मैन्युफैक्चरिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ई व्हीकल्स। आगे बढ़ेंगे, अभी फिर वही श्री अर्जुन मुंडा की बात हो रही है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हमें पता है। तो इन्होंने आपका शिलान्यास किया, किसका? सेंटर फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड हेरिटेज। कहां पे? पदमपुर खरसावान डिस्ट्रिक्ट झारखंड। पदमपुर खरसावान डिस्ट्रिक्ट झारखंड में श्री अर्जुन मुंडा ने ये किया। ठीक है, याद ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट, अब देखिए आपका कुछ सोनार सिस्टम, सोनार टेक्नोलॉजी का हेल्प करके कुछ आपके सिस्टम्स बनाए जाते हैं, तो उसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है, इवैल्यूएशन सेंटर करना पड़ता है। एक्चुअली सोनार का इस्तेमाल करते हैं इंडियन नेवी, तो सोनार सिस्टम्स की टेस्टिंग और इवैल्यूएशन का एक सेंटर बनाया जाता है जिसका नाम रखते हैं स्पेस। फुल फॉर्म ऑफ स्पेस क्या है? सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकूस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, ये है स्पेस। तो इसका इनॉग्रेशन किया गया था 2024 में। कहां पे है ये? कुलामावू इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में ये आपका स्पेस है। किस लिए है हमें पता चल गया। ठीक है, इसको डेवलप किया किसने? नेवल फिजिकल एंड ओशिनोग्राफिक लेबोरेटरी और डीआरडीओ। तो डीआरडीओ के नेवल फिजिकल एंड ओशिनोग्राफिक लेबोरेटरी के द्वारा ये जो स्पेस प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे क्या होगा? सोनार सिस्टम की टेस्टिंग और इवैल्यूएशन होगा। और ये कहां पे आपका इनॉग्रेशन किया गया है इसका? आपका इडुक्की केरला में। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखिए कुवैत हमें पता है कि ये आपका वेस्ट एशिया का कंट्री है। यहाँ पे हिंदी में रेडियो का होगा आपसे। ठीक है, हिंदी में भी आपका रेडियो आप सुन सकते हैं कुवैत में। ठीक है, अब देखिए आपके ऐसे 4 इंडियन स्पाइस मिक्स प्रोडक्ट्स हैं। आप देखिए एमडीएच मसाले और एवरेस्ट मसाले के कई सारे आपके स्पाइस प्रोडक्ट्स आते हैं। तो इनमें से 4 आपके ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको कुछ कंट्रीज ने बैन कर दिया है, जैसे कि हांगकांग, सिंगापुर, मालदीव्स, नेपाल। इन सब कंट्रीज ने बैन कर दिया गया। क्यों बैन कर दिया गया? क्योंकि इनको शक है कि इन मसालों में आपका इथिलीन ऑक्साइड का कंटामिनेशन है, इसलिए इन मसालों को बैन कर दिया गया है। ठीक है, एमडीएच और एवरेस्ट मसाले के 4 ऐसे स्पाइसेस हैं जिनको बैन किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रीज कोऑर्डिनेशन कमिटी। तो एक इंटरनेशनल कमिटी है, तो इनका एक एनुअल मीटिंग होती है। उसमें बेसिकली इसरो के हमारे जो चेयरमैन है एस सोमनाथ जी, उन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया ने ये प्लेज किया है कि वो डेब्री फ्री स्पेस मिशन करेंगे बाय 2030। मतलब स्पेस मिशन में आप जैसे आप रॉकेट लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट वगैरह आपका स्पेस में पहुंच जाता है, तो जब ये सैटेलाइट का काम करना बंद कर देता है तो ये तो किसी काम का नहीं रहा, लेकिन अभी भी अर्थ के आसपास इस तरह घूमता रहता है। तो अब इसरो कह रही है कि हम इस प्रकार का जो डेब्री है जो स्पेस में घूमता रहता है, ऐसा आपका डेब्री फ्री स्पेस मिशन करेंगे। ऐसा स्पेस मिशन करेंगे कि जो डेब्री है ये आपका मिशन के कंप्लीट होने के बाद इस तरीके से आपका चक्कर ना काटता रहे अर्थ के। ठीक है, कुछ ऐसा करेंगे कि ये आपका स्पेस में डेब्रीज नहीं होंगे उसके वजह से। ठीक है, तो अब इसके ज्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाते हैं, लेकिन ये हमें ध्यान रखना है 2030 तक तो आपका डेब्री फ्री स्पेस मिशन करने का प्लेज किया है हम इसरो ने। ठीक है, चलिए अब तो ये वाला हमने ऑलरेडी न्यूज देख रखा है। तो इसमें देखिए ऐसा है कि एक जायंट वॉल्केनो मिला है, कहां पे? मार्स में। नाम इसका रखा गया नॉक्टिस वॉल्केनो। तो यही इसी चीज का नासा ने अनाउंसमेंट किया, कहां पे? 55th लूनर एंड प्लैनेटरी साइंस कॉन्फ्रेंस, जो कि वुडलैंड टेक्सास में हुआ था, वहां पे ये अनाउंस किया गया कि भाई नॉक्टिस वॉल्केनो ढूंढा गया है मार्स में। ठीक है, अब देखिए यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, इसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट। ठीक है, तो ये पहला आपका कंप्रिहेंसिव लॉ है टू रेगुलेट एआई। ठीक है, और ये आपका यूरोपियन यूनियन का लेजिस्लेशन है जिसने बेसिकली एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया है एआई सिस्टम्स का। मतलब जो लॉ बेसिकली उसका एम होगा कि एआई को और ज्यादा ट्रस्टवर्दी बनाना और हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये इसका एम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ओडिशा के जो सीएम है नवीन पटनायक, उन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला इंडोर एथलेटिक स्टेडियम। मतलब ये एथलेटिक स्टेडियम इंडोर है, इंडोर एथलेटिक स्टेडियम पहला।
ठीक है, जिसमें एक इंडोर एक्वेटिक सेंटर भी होगा। कहां पे है ये? एट कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर। ठीक है, इंडोर एथलेटिक स्टेडियम भी है और इंडोर एक्वेटिक सेंटर भी है। अब देखिए, बात कर रहे हैं हम लोग तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि जी ने इनॉग्रेट किया परमवीर चक्र गार्डन एंड एक्यम एग्जीबिशन। कहां पे? कांची महास्वामी विद्या मंदिर। कहां पे है ये? तंबरम चेन्नई। तंबरम चेन्नई में आपका ये है कांची महास्वामी विद्या मंदिर। अभी देखिए, एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आइसलैंड में रेक जानेस पेनिनसुला में एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। ठीक है, ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग लास्ट मंथ में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंडिया का सबसे पहला AI बेस्ड फिल्म का नाम क्या है? ईरा, IRAH। ये आपका रिलीज हुआ है, ईरा नाम का फिल्म। इसके बाद आपका इंडिया ने सेट किया है टारगेट कि भाई 2047 तक, भाई 2047 तक इंडिया को डेवलप कंट्री बनाना है और 2047 तक हमारा जो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है 1 लाख मेगावाट के आसपास हम लोग पहुंचा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की, SPR। तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व गवर्नमेंट बनाती है कि मतलब अगर सिचुएशन ऐसा हो कि हमें ऑयल काफी महंगा मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो या कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं, बॉटलनेक्स आ जाएं, तो कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए इंडिया का जो डिमांड है मीट हो सके, उसके लिए ऐसे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाते हैं। तो इंडिया ने कहा है कि वो बनाना चाहता है आपका फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज्ड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। ठीक है, बाई 2930 तक प्राइवेटली मैनेज्ड आपका पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की बात है। ठीक है, ऐसा कहीं और है क्या? जापान और साउथ कोरिया में इस प्रकार के प्राइवेटली मैनेज्ड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं। तो उन्हीं को अपना मॉडल बनाकर इंडिया में भी ऐसा करना है बाई 2930। ठीक है, 2029-30। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड के जो डायरेक्टर जनरल है, नाम क्या है इनका? राकेश पाल। राकेश पाल जी ने इनॉग्रेट किया इंडियन कोस्ट गार्ड एक्वेटिक सेंटर। कहां पे किया इनॉग्रेट? एट द ICGS मंडपम नियर रामेश्वरम चेन्नई। तो रामेश्वरम तमिलनाडु में ICGS मंडपम के पास इंडियन कोस्ट गार्ड एक्वेटिक सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया भाई इंडियन कोस्ट गार्ड के DG राकेश पाल। फिर बात करते हैं लॉन्गटे फेस्टिवल। तो भाई लॉन्गटे फेस्टिवल क्या है? देखिए, यहां पे लॉन्गटे फेस्टिवल मनाया जा रहा है। तो ये आपका ईशी ट्राइब है, ईशी ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश के द्वारा मनाया जाता है लॉन्गटे फेस्टिवल, ये ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं हम लोग, देखिए ये शोम्पेन ट्राइब है। एक शोम्पेन ट्राइब हमें पता है अंडमान एंड निकोबार का एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, PVTG। ठीक है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई अंडमान निकोबार का जो शोम्पेन ट्राइब है, जो एक इंडिया का एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, उन्होंने पहली बार वोटिंग किया है, अपने डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल किया है। अब पहली बार उन्होंने एक वोट कास्ट किया है। किसने? शोम्पेन ट्राइब ने। अंडमान निकोबार की ट्राइब है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए फ्लोरिडा के जो गवर्नर हैं डॉन डिसेंटिस, तो बेसिकली फ्लोरिडा स्टेट में एक बिल लॉ में कन्वर्ट हो गया है, एक नया लॉ बना है, मतलब जो बैन करेगा चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 14 फ्रॉम हैविंग देयर ओन सोशल मीडिया अकाउंट। 14 साल से कम बच्चों का आप सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकते, बैन कर दिया गया है बाई लॉ फ्लोरिडा में। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहां बनाया गया है? आपका खावड़ा सोलर पार्क इन गुजरात, कच्छ। तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में देखिए ऐसे बड़े बड़े एरियाज हैं जहां पे ऐसे सोलर पार्क्स लगाए जा रहे हैं और वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क यहां पे लगाया गया। कहां पे? नियर विघाकोट विलेज, क्लोज टू पाकिस्तान बॉर्डर। पाकिस्तान बॉर्डर के पास आपका विघाकोट विलेज में ये लगाए गए इस प्रकार के सोलर पैनल्स। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इंडिया जो है दाल काफी ज्यादा प्रोड्यूसर करती है, इट इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, और काफी ज्यादा कंज्यूम भी करती है। ठीक है, लेकिन मेजर प्रोड्यूस होने के बावजूद भी हमारा कंजम्पशन इतना ज्यादा है कि हमको पल्सेस इंपोर्ट करना पड़ा। ठीक है, तो पल्सेस तो हम लोग इंपोर्ट करते ही थे, लेकिन अभी देखिए 2023-24 के फिजिकल ईयर में देखा गया है कि इट नियरली डबल्ड, यानी कि जितना हम लोग इंपोर्ट करते थे डबल इंपोर्ट करना पड़ रहा है, यानी कि दाल का कंजम्पशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, 45 लाख टन से भी ज्यादा के शिपमेंट्स हो चुके हैं, जो पिछले साल आपके 24.5 लाख टन था। अब देख रहे हैं ना, आपका पूरा जो एक्सपोर्ट जो है बिल्कुल डबल हो गया है, सॉरी इंपोर्ट डबल हो गया है पल्सेस का। ठीक है, तो इस पे तो ध्यान देना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन।
ठीक है, महिलाओं के स्टेटस पे यूनाइटेड नेशन का कमीशन। तो ये आपका यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का जो चेयरमैन है सऊदी अरेबिया को अपॉइंट किया गया है। उसका 69 सेशन 2025 में होगा, जिसकी प्रेसिडेंसी कौन करेगा? सऊदी अरेबिया। उसके बाद अगले न्यूज में देखिए, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सबको पता है कौन है, नितिन गडकरी। उन्होंने क्या है, उन्होंने एक प्लान इंट्रोड्यूस किया है फॉर न्यू सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम। सैटेलाइट बेस्ड टोल कनेक्शन सिस्टम होगा, जैसे आप अपना हाईवे में जा रहे हैं, हाईवे में आपको यहाँ पर रुकना पड़ता है टोल देने के लिए, यहाँ पे जाम लग जाता है, गाड़ियां जमा हो जाती है, तो आपका स्पीड कम हो जाता है, टाइम ज्यादा लगता है। तो लेकिन अगर ये टोल हो ही ना, मतलब इस टोल से आप गुजरे, ऑटोमेटिकली आपका क्या कहते हैं, पैसा कट जाए। तो ये सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम का आपका इंट्रोडक्शन करने की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। अनप्रेसिडेंटेड मूव द केरला गवर्नमेंट ऑन मार्च 23 फाइल्ड एन अपील इन द सुप्रीम कोर्ट एज प्रेसिडेंट। अच्छा, यहाँ पे ऐसा हुआ है, देखिए केरला के लेजिस्लेटिव असेंबली ने आपके 4 बिल पास किए थे। तो बिल गए थे किसके पास? गवर्नर के पास। गवर्नर ने क्या करा, प्रेसिडेंट के लिए उसको रिजर्व कर दिया। अब प्रेसिडेंट ने इस पर अपना एक्सेंट देना नहीं दिया, उसको विथहेल्ड कर दिया। पूरा पावर है प्रेसिडेंट के पास। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई केरला लेजिस्लेचर चला गया सुप्रीम कोर्ट, कहा कि ये तो गलत बात है, हमने अगर पास किया है लेजिस्लेचर में बिल, लॉ बन गया है, तो आप साइन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसमें कई सारे ऐसे बिल्स हैं, जैसे कि एक बिल तो इसमें यही है कि भाई गवर्नर को, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो गवर्नर है उसको, आपको जो यूनिवर्सिटीज का चांसलर बनाया जाता है। तो इस लॉ को वो लोग हटा रहे हैं। और भी कई ऐसे लॉज हैं जो शायद गवर्नर को पसंद नहीं आए, तो उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लिया। प्रेसिडेंट ने उसको विथहेल्ड कर दिया। तो इसी को लेकर चैलेंज कर दिया गया है इन सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसा कर दिया गया है बाय केरला गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आपके 2016 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा लाया गया था। अभी इसको फिर अमेंडमेंट कर दिया गया है 2024 में, और आया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स, ठीक है। तो इसमें यहां पे बात हुई है कंपोस्टेबल और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स हैं, आपको बनाने पड़ेंगे भाई। प्लास्टिक्स का इस्तेमाल आपको करना है तो सिंगल यूज प्लास्टिक को हटाना पड़ेगा। और ये देखिए कंपोस्टेबल और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, जो कि इजिली मतलब डिग्रेड हो जाए, बायोडिग्रेडेबल। अब देखिए कौन सा प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा नहीं है, इसको सर्टिफाई कौन करेगा? तो इसको सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा सर्टिफिकेशन प्राप्त होगा। अगर आपको सर्टिफिकेशन प्राप्त हो गया है, आप इस प्रकार के प्लास्टिक बैग्स बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर कुछ रूल्स हैं, जिसका अमेंडमेंट अभी 2024 में हुआ है, ठीक। देखिए इंडिया का सबसे पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, मल्टीपल ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहां पे स्टार्ट किया जा रहा है? तो 1500 मेगावाट का नाप्था झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन आपका झाकरी हिमाचल प्रदेश में है। यहां पे आपका ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट किया जा रहा है। इसके बाद इसका जो इनॉग्रेशन किया किसने? गीता कपूर, जो कि है चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सतलुज जल विद्युत निगम की चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है ये, ठीक है। ये न्यूज भी देख लिया। अब कुछ न्यूक्लियर पावर के बारे में बात करते हैं। देखिए न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स क्या कोई ग्रीन हाउस गैस देती है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिट करती है? तो नहीं करती, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं होता। चलो ये एक अच्छी बात है। इंडिया में टोटल अगर आपसे पूछा जाए न्यूक्लियर एनर्जी से कितना पावर जनरेट होता है, तो देखिए 2.8% ही जनरेट होता है सारे पावर का, ठीक है। और इंडिया में टोटल आपके 23 न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऑपरेशन में है और 8 जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है। तो 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में 23 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं इंडिया में करेंटली। और टोटल बिजली कितना बनाते हैं? 7480 मेगावाट बिजली ये लोग बनाते हैं। तो अब गवर्नमेंट कह रही है कि 2031 तक इस कैपेसिटी को बढ़ाकर 22,480 कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा गवर्नमेंट कह रही है कि हमारा प्लान है। तो देखिए इंडिया के पोर्ट्स के बारे में तुम्हें पता ही है, लेकिन इंडिया के बाहर भी आपके इंडिया के ओवरसीज पोर्ट्स हैं। तो ओवरसीज पोर्ट्स में सबसे पहला जो पोर्ट था वो है चाहबार पोर्ट ईरान में, जिसका नाम है शाहिद बेहिश्ती पोर्ट। तो अभी एक दूसरा इंडिया का सेकंड ओवरसीज पोर्ट आपका बन गया है सितवे पोर्ट म्यांमार में। तो सितवे पोर्ट हमें पता है कालादान मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट है उसका हिस्सा बने होगा। तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अप्रूवल कर दिया गया है आपका कि इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल, एक कंपनी है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल, जो कि मैनेज करेगी आपका सितवे पोर्ट, जो कि आपका कालादान रिवर के ऊपर है, ठीक है। तो अब जैसे कि चाबार तो इंडिया का पूरा कंट्रोल है चाबार पोर्ट पे, लेकिन सितवे पोर्ट के आपके केवल दो टर्मिनल्स हैं जो आपका इंडिया कंट्रोल करेगा, ठीक है। सॉरी उल्टा बोल दिया, चाबहार पोर्ट में इंडिया 2 टर्मिनल कंट्रोल करता है, लेकिन
जो सितवे पोर्ट का पूरा कंट्रोल इंडिया के पास होगा। ठीक है, सितवे पोर्ट जैसा कि हमने बताया कालादान रिवर डेल्टा में लोकेटेड है, आपका म्यांमार के रखाइन स्टेट में आपका कालादान रिवर डेल्टा है। और कालादान रिवर को इंडिया में बोलते हैं चिमटुईपुई रिवर इंडिया में बोला जाता है कालादान रिवर को, जो कि आपका इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है इंडिया और म्यांमार का। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करते हैं कुछ एग्रीमेंट्स की, इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स। तो सबसे पहला एग्रीमेंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आरईसी लिमिटेड। क्या है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये जो एक महारत्ना है जो हम लोग जानते हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है। तो आरईसी जो लिमिटेड है उन्होंने एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया आपका यूनिसेड के साथ। यूनिसेड क्या है? यूनिट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन डेवलपमेंट। और ये सब एमओयू क्यों साइन किया गया? क्योंकि एजुकेशनल इनिशिएटिव स्टार्ट करना है। कहां पे? सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन इनिशिएटिव स्टार्ट करने के लिए आरईसी लिमिटेड और यूनिसेड ने हाथ मिला के एक एमओयू साइन किया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आरआरयू की। जैसे कि हम लोग जानते हैं आरआरयू क्या है? राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। तो ऑब्वियसली डिफेंस से रिलेटेड कुछ होगा ये, है ना। तो आरआरयू ने एमओयू साइन किया स्टारबर्स्ट एक फ्रांस की कंपनी के साथ इन्होंने एक एमओयू साइन किया। किसके लिए भाई? आपका एडवांसमेंट ऑफ एरोस्पेस, डिफेंस और होमलैंड सिक्योरिटी इनोवेशंस। ये लोग साथ मिलकर ऐसे इनोवेशंस करेंगे जो कि एरोस्पेस, डिफेंस और होमलैंड सिक्योरिटी के इनोवेशंस में काम करेंगे। तो ऐसा एमओयू साइन किया आरआरयू और स्टारबर्स्ट फ्रांस ने। नेक्स्ट हम लोग अब कुछ अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं। तो देखिए राजेंद्र प्रसाद गोयल जी जो हैं ये बन गए हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनएचपीसी लिमिटेड। ठीक है, एनएचपीसी के चेयरमैन कौन है? राजेंद्र प्रसाद गोयल। फिर बात करते हैं शेफाली बी शरण। तो ये बन गई हैं प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, शेफाली शरण। नेक्स्ट एक्स डीजीपी विश्वकर्मा। ठीक है, ये पहले डीजीपी रह चुके हैं, तो अभी ये आपके करेंटली यूपी के नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नए जो यूपी के हैं वो बनते हैं एक्स डीजीपी विश्वकर्मा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जगजीत पवाडिया की। जगजीत पवाडिया जी जो है वो दोबारा इलेक्ट हुई हैं इंटरनेशनल नारकोटिक्स बोर्ड्स में इलेक्ट हुई हैं। ठीक है, जगजीत पवाडिया। नेक्स्ट बात करते हैं मनोज पांडा। ये फुल टाइम मेंबर बनते हैं 16वें फाइनेंस कमीशन के। तो 16वें फाइनेंस कमीशन को काम मिला है कि भाई आपका रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला देना है आपको अप्रैल 2026 से जो चालू होगा फाइनेंशियल ईयर। तो उसके बाद का आपको देना है कि वो 5 साल का क्या रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला होगा। तो इसमें मनोज पांडा बन जाते हैं फुल टाइम मेंबर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट बात करते हैं राहुल सिंह जी की। तो राहुल सिंह जी आपके चेयरपर्सन है सीबीएसई के। सीबीएसई के चेयरपर्सन कौन है? राहुल सिंह जी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं राकेश मोहन। राकेश मोहन पहले आपके फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर थे, किसके? आरबीआई के। तो भाई इकोनॉमिक्स का अच्छा खासा जानकारी है इनको, इसलिए इनको वर्ल्ड बैंक ग्रुप के आपके इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल में अपॉइंट किया गया है। तो ये जो एडवाइजरी पैनल इसका चेयरमैन कौन है? लॉर्ड निकोलस टर्न। और को चेयरमैन बाई आपके इंदरमीत गिल। तो ये इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल में के चेयरमैन है लॉर्ड निकोलस टर्न, और को चेयरमैन है आपके वर्ल्ड बैंक ग्रुप के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? इंदरमीत गिल, ये भी इंडियन है। और राकेश मोहन को ऐड किया गया है, अपॉइंट किया गया है एज अ मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नितिन नारंग जी की। तो नितिन नारंग जी जो है वो है प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, AICF, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? नितिन नारंग। नेक्स्ट बात करते हैं राजीव गौबा जी की। तो राजीव गौबा जी एक कमिटी के चेयरमैन बने हैं, कमिटी ऑन LGBTQ+ कम्युनिटीज वेलफेयर। तो LGBTQ+ कम्युनिटीज के वेलफेयर को ध्यान में रखकर एक कमिटी बनाई गई है। उस कमिटी के जो हेड है वो है राजीव गौबा जी, जो कि यूनियन होम सेक्रेटरी भी हैं करेंटली। ठीक है, तो ये दिस कमिटी सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑन द सजेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया था आपके सुप्रियो चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो सुप्रियो चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला था देखिए भाई LGBTQ+ कम्युनिटीज के लिए भी आप कुछ सोचिए। तो उनके वेलफेयर को सोचकर ये एक कमिटी बनाई गई है जिसका हेड कौन है? राजीव गौबा जी। आपको पूरा कहानी तो अब समझ में आ गया होगा आई गेस। नेक्स्ट बात करते हैं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी बन गए नए एडमिरल, यानी कि चीफ ऑफ इंडियन नेवी, कमांडर ऑफ इंडियन नेवी, 26th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ठीक है, इससे पहले एडमिरल हरि कुमार जी थे, अब बन गए दिनेश के त्रिपाठी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राजीव कुमार मित्तल जी की। तो ये बनते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा।
नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल है राजीव कुमार मित्तल। नेक्स्ट आपके गीता सबरवाल, तो गीता सबरवाल जी को यूएन सेक्रेटरी जनरल जो कि है एंटोनियो ग्यूटेरेस, उन्होंने अपॉइंट किया है यूनाइटेड नेशन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडोनेशिया। यूनाइटेड नेशन के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर एट इंडोनेशिया बनती है गीता सबरवाल। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नलिन प्रभात की, तो आईपीएस ऑफिसर है नलिन प्रभात, इनको मिला है चार्ज ऑफ डेप्यूटी जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी के आपके ये चीफ हैं, डायरेक्टर जनरल हैं नलिन प्रभात। नेक्स्ट जो अहमद अल फतह अल सीसी, ये तो आपके एक इजिप्शियन पॉलिटिशियन है जो करंटली आपके प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट है, ठीक है, 6th प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, ये है अल सीसी। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए क्रिस गेल, उसेन बोल्ट, युवराज सिंह और शाहिद अफरीदी को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, जिसका हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ इंतजार भी करना पड़ रहा है इंतजार भी कर रहे हैं इसका। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं 4, ठीक है, इन चारों को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अद्वैता नायर कौन है और इनको कौन सा अवार्ड मिला है? तो इनको बोला गया 2024 का यंग ग्लोबल लीडर, 2024 का यंग ग्लोबल लीडर का अवार्ड मिला है अद्वैता नायर को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये आपका अवार्ड दिया गया है। कौन है अद्वैता नायर? ये आपके को फाउंडर ऑफ नाइका है और सीईओ ऑफ नाइका फैशन, ठीक है, तो नाइका कंपनी की सीईओ है और को फाउंडर है अद्वैता नायर। नेक्स्ट बात करते हैं कमल किशोर जी की। कमल किशोर जी को बनाया गया है ऑब्वियसली बाय यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरेस, बनाते हैं कमल किशोर को असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेक्रेटरी जनरल फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है, तो ये आपके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेक्रेटरी जनरल बनते हैं फॉर डिजास्टर रिडक्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहां पे देखिए शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, ये कौन है? ये नए प्राइम मिनिस्टर कुवैत के, याद रखिएगा, नए कुवैत के प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट आपके जूडिथ सुमिनवा तुलुका, ये बनती है कॉन्गो की नई प्राइम मिनिस्टर, पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर भी बन जाती है कॉन्गो की, जूडिथ सुमिनवा तुलुका। तो उनके प्रेसिडेंट आपको पता ही है फेलिक्स शीसेकेडी, फेलिक्स शीसेकेडी ने इनको अभी चूज करा, बोला नॉमिनेट किया एज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जूडिथ सुमिनवा तुलुका, यहां पे आप देख सकते हैं इन्हें। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अनिरुद्ध बोस जी की। तो ये बनते हैं आपके नेशनल जुडिशियल एकेडमी है ना, नेशनल जुडिशियल एकेडमी के नए डायरेक्टर बनते हैं आपके अनिरुद्ध बोस, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस भी हैं ये, ठीक है, तो वो नेशनल जुडिशियल एकेडमी जो कि भोपाल में है उसके नए डायरेक्टर बनते हैं अनिरुद्ध बोस। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ये बनती है मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरवुमेन ऑफ आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरवुमेन कौन है? क्रिस्टीना जियोर्जीवा, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको, आईएमएफ की हेड, ठीक है, चेयरपर्सन आपकी है क्रिस्टलिना जियोर्जीवा। आगे बढ़ेंगे। पीटर पेलेग्रीनी, ये है स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट, देखिए ये स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट बनते हैं। ये पहले वैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवाकिया भी रह चुके हैं, अभी बन रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवाकिया, पीटर पेलेग्रीनी। फिर देखिए टामस सुल्योक, ये हंगेरी के प्रेसिडेंट बनते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ हंगेरी टामस सुल्योक। नेक्स्ट श्री विजय कुमार आपके एम्बेसडर ऑफ इंडिया है टू म्यांमार। इसके बाद इनका अपॉइंटमेंट अब एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया हो गया है, मतलब पहले म्यांमार के आपके एम्बेसडर थे श्री विनय कुमार और अब ये बन चुके हैं रशिया के एम्बेसडर। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब अवार्ड्स की बात कर लेते हैं कुछ। देखिए 2023 का ट्यूरिंग अवार्ड क्यों दिया जाता है? जो बहुत ही एकदम बढ़िया मैथमेटिशियन होते हैं ना, उनको ये ट्यूरिंग अवार्ड दिया जाता है। तो अभी ये 2023 का ट्यूरिंग अवार्ड मिला है अवी विंगडरसन। ये बेसिकली एक इजरायली कंप्यूटर साइंटिस्ट है और मैथमेटिशियन भी है, क्योंकि भाई मैथमेटिशियन को ये अवार्ड दिया जाता है। इनको मिला है आपका 2023 का ट्यूरिंग अवार्ड अवी विंगडरसन। नेक्स्ट अवार्ड बात करते हैं हम लोग बेस्ट एयरपोर्ट की। तो वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? हामद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेस्ट एयरपोर्ट है ये। कहां है ये हामद इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो याद रखिए ये कतर में, दोहा में है, ठीक है, और इसको वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट का टाइटल दिया गया है किसके द्वारा? स्काई ट्रैक्स, ठीक है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में आपका बेस्ट एयरपोर्ट, वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट। अब देखिए इंडिया पे आते हैं, तो बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ का अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया 2024। तो ये मिला है
आपके GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया का अवार्ड मिला है, तो ये ध्यान में रखना है हमको। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, देखिए कल्चर अवार्ड, इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड आपको मिला है प्रिंसिपल ऑफ कालिंदी कॉलेज दिल्ली। दिल्ली में कालिंदी कॉलेज है, उनकी प्रिंसिपल है प्रोफेसर मीना चंद्रादा। प्रोफेसर मीना चंद्रादा जी को मिला है इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आपका पाल्म डियोर अवार्ड। पाल्म डियोर अवार्ड जो है आपका ऑनररी पाल्म डियोर अवार्ड 3 लोगों को मिला है। एक है मेरिल स्ट्रीप, एक है आपका स्टूडियो गिबली और जॉर्ज लूकस। तो जॉर्ज लूकस यहां पर आप देख सकते हैं, ये आपका स्टूडियो गिबली है और ये मेरिल स्ट्रीप, इनको मिला है ऑनररी पाल्मे डियोर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एडिथ एंड पीटर ओडोनेल अवार्ड दिया जाता है। तो यहां पे इनको ये मिला है प्रोफेसर वी राघवन। प्रोफेसर वी राघवन को मिला है ये अवार्ड, किसके लिए? इमेजिंग टेक्नोलॉजी में अपने रिसर्च के लिए मिला है ये अवार्ड, एडिथ एंड पीटर ओडोनेल, प्रोफेसर वी राघवन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर अवार्ड। जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर अवार्ड ये इसरो को मिला है चंद्रयान 3 मिशन के लिए। ठीक है, जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर अवार्ड बेसिकली दिया जाता है स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन। तो देखिए अभी तो हमारे एडमिरल चेंज हो गए हैं, तो पहले एडमिरल आर हरि कुमार थे, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो उन्होंने सदर्न नेवल कमांड का विजिट किया था कोची में, और वहां पे आपका INS शारदा को दिया था ऑन द स्पॉट साइटेशन दिया था। ठीक है, क्यों दिया था? क्योंकि INS शारदा ने एंटी पायरेसी ऑपरेशंस में काफी काम किया हुआ है, तो उसको सम्मान देने के लिए ऑन द स्पॉट साइटेशन दिया गया INS शारदा को। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, देखिए 2 अवार्ड की बात यहां पे होगी। एक है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, एक है मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। तो ये जो मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये AR रहमान को मिला है, और लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है रणदीप हुड्डा को और अमिताभ बच्चन को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। नेक्स्ट जॉन डर्क्स कैनेडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड। तो ये आपका ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 मिला है गगनदीप कैंग। तो ये एक रिसर्चर है जिनको मिला है ग्लोबल हेल्थ रिसर्च पे ये अवार्ड दिया गया है, ग्लोबल हेल्थ अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइम्स पावर आइकन अवार्ड। टाइम का पावर आइकन अवार्ड किसको मिला है? आपका विजय जैन को, आपके ये मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टार एस्टेट। तो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टार एस्टेट विजय जैन को मिला है टाइम पावर आइकन अवार्ड। ठीक है, चलिए अब टाइम्स ये तो हो गया, चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड। तो USA प्रेसिडेंट का गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड मिला है आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि है। ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया गया है बाय अमेरिकन प्रेसिडेंट। ठीक है, गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड मिला गया है। ये इनको मिला कहां पर है? कैपिटल हिल वॉशिंगटन DC में ये सेरेमनी हुआ था जहां इनको ये अवार्ड दिया गया। तो ये बेसिकली एक जैन मुनि है ये। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर। ये जो अवार्ड है किसने दिया, किसको दिया? तो किसने दिया? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने दिया। किसको दिया? अवंतिका वंदनापू आपको मिला है साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एल्यूमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड V3 सर्टिफिकेशन। ठीक है, एल्यूमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड V3 सर्टिफिकेशन मिला है आपका छत्तीसगढ़ में बाल्को कंपनी है ना, बाल्को जो बेसिकली वेदांता एल्यूमिनियम की कंपनी है, एक यूनिट है बाल्को, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड छत्तीसगढ़ में। तो इसको मिला है एल्यूमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड V3 सर्टिफिकेशन। तो बहुत बड़ा नाम है सर्टिफिकेशन का, V3 सर्टिफिकेशन शॉर्ट में समझिए। तो ये एल्यूमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड V3 सर्टिफिकेशन, फिर एक बार नाम बोल दिया। तो ये V3 सर्टिफिकेशन आपको मिला है बाल्को को। ठीक है, शॉर्ट में याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप दिया गया है। ठीक है, संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप, इसको दूसरे नाम से जानते हैं, अकादमी रत्न सदस्यता भी बोलते हैं इसको। तो बेसिकली एक सम्मान दिया जाता है, जो भी परफॉर्मिंग आर्ट्स करने वाले लोग हैं उनको ये सम्मान दिया जाता है। तो 6 लोगों को सम्मान दिया गया। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना DP सिन्हा, क्योंकि ये यूपी से हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं। इसके अलावा बाकी पढ़ देते हैं। ठीक है, लेकिन DP सिन्हा याद रखिए। इसके अलावा दुलाल रॉय है आसाम के, ये भी थिएटर से रिलेटेड है। इसके अलावा 2 तो आपके डांसर यहाँ पे हो गए, सुनैना हजारीलाल कथक डांसर है, महाराष्ट्र से आती हैं, और राजा और राधा रेड्डी एक कुचिपुड़ी डांसर्स हैं। ठीक है, दिल्ली से आते हैं ये लोग।
इसके अलावा आपका इंडियन म्यूजिक में और फोकलोरिस्ट विनायक खांडेकर है, ये आपके गोवा से आते हैं, और विश्वेश्वरन ये वीणा बजाते हैं, ठीक है, ये कर्नाटका से आते हैं। तो ये सारे आपके परफॉर्मिंग आर्ट्स के जो आपके माइस्ट्रोज हैं, इनको मिला है संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, बुक्स एंड ऑथर्स की यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी देखिए सैम पिट्रोडा काफी फेमस भी हुए हैं रिसेंटली। तो इन्होंने किताब लिखी है आपका द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, द लॉ ऑफ स्पिरिचुअलिटी कनेक्टिंग द बॉन्ड, रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। ये लिखा है प्रोफेसर रमन मित्तल ने और डॉक्टर सीमा सिंह जी ने, डॉक्टर सीमा सिंह एंड प्रोफेसर रमन मित्तल। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग जस्ट अ मर्सिनरी, नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर। तो भाई किसके लाइफ की बात हो रही है? तो ये आपका डी सुब्बाराव, जो पहले आपके गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, तो इन्होंने ये किताब लिखी है जस्ट अ मर्सिनरी। तो ये तो याद हो जाएगा, ये दोनों याद हो जाएगा, इसको अलग से याद रखिए, थोड़ा सा ये भूल सकते हैं। बाकी देखिए हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, अब गोवा की बात है तो गोवा के गवर्नर ने लिखा है, पीएस श्रीधरन पिल्लई। पीएस श्रीधरन पिल्लई जी ने, आपका जो गवर्नर ऑफ गोवा है, उन्होंने किताब लिखी है हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा। फिर बात करते हैं नाइफ। तो नाइफ से याद रखिए आपका सलमान रुश्दी, उनको चाकू मार दिया गया था ना रिसेंटली, नाइफ अटैक हो गया था इन पे। तो इन्होंने लिखी है किताब नाइफ, अ हैरोइंग टेल ऑफ रेजिलियंस एंड द फाइट फॉर फ्री स्पीच। ये है सलमान रुश्दी। उसके बाद फ्रॉम अ कार शेड टू कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, ये हमारे फुल टाइम मेंबर सेबी के एस रमन जी ने लिखा है, ठीक है। तो ये सब याद रखना है हमको, बुक्स एंड ऑथर्स। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ साइंस की बात कर लेते हैं। तो साइंस में देखिए एसर्ट एआई ने एक आपका प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रथम। ये प्रथम क्या है? इट इज द वर्ल्ड फर्स्ट नो कोड, बिना किसी कोडिंग के कंप्यूटर विजन प्लेटफॉर्म। ये कंप्यूटर विजन प्लेटफॉर्म क्या होता है? अरे जैसे हम नॉर्मली तो टेक्स्ट रीड करते हैं ना, जैसे आपकी वीडियोस और इमेजेस को देखकर आपका इसको एनालाइज करने का जो टेक्नोलॉजी है, दैट इज कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी। तो यही कंप्यूटर विजन का प्लेटफॉर्म बनाया है बिना किसी कोड के, पहली बार बिना कोडिंग के ये आपका बनाया गया है कंप्यूटर विजन प्लेटफॉर्म, नाम है प्रथम। ये एसर्ट एआई द्वारा ये आपका इसका लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं भाई, आईआईटी जोधपुर ने कुछ नैनो सेंसर्स बनाए हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन्ड है, जैसे कि साइटोकाइन नैनो सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक नोज, ऐसे और भी नैनो सेंसर्स हैं। ये किसके द्वारा बनाया गया है? आईआईटी जोधपुर के द्वारा बनाया गया है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, कहां पर है? ये वेल्लोर में है। तो इसके द्वारा इन्होंने किया है आपका पहली बार ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल ऑफ जीन थेरेपी फॉर हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया को क्योर करने के लिए जीन थेरेपी का पहली बार ह्यूमन के ऊपर टेस्ट किया गया है बाय द क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, इंडिया, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं इथेनॉल 100 फ्यूल को लॉन्च किया गया आपका श्री हरदीप सिंह पुरी है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और इसके बाद हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भी इनके पास है। तो हरदीप पुरी जी ने इथेनॉल 100 फ्यूल को लॉन्च किया। इसका मतलब 100% इथेनॉल है। हम लोग E20, E27 की बात करते हैं तो पेट्रोल में 20%, 27% हम लोग इथेनॉल मिलाते हैं। तो ये है 100% इथेनॉल फ्यूल का लॉन्च हो गया अब इंडिया में, ठीक है। 100% इथेनॉल है, इसमें कोई आपका पेट्रोलियम है ही नहीं। आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए कैमरा देख रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा है दुनिया का, नाम है इसका LSST कैमरा, यानी कि लेगेसी सर्वे एंड स्पेस टाइम, लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम कैमरा। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा है, यहां देखा हमने। उसके बाद बात करेंगे हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर की। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जो है बेसिकली साउथ कोरिया में आपका बना है, जिसका नाम दिया है आर्टिफिशियल सन, ठीक है। आर्टिफिशियल सन नाम दिया है, क्यों? क्योंकि इसने एक रिकॉर्ड कायम किया। रिकॉर्ड ये कायम किया कि एक प्लाज्मा लूप आप इसने सस्टेन कर लिया 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 48 सेकंड तक। 48 सेकंड तक एक प्लाज्मा लूप को सस्टेन किया। आप कहेंगे प्लाज्मा लूप क्या है? प्लाज्मा लूप बेसिकली क्या होता है, जब सन के सरफेस में आपका ऐसे प्लाज्मा बाहर निकलता है सन के, और फिर घूम के वापस सन के सरफेस में आ जाता है, तो ये पूरा चक्कर लगाता है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग आपका प्लाज्मा लूप। तो ऐसे प्लाज्मा लूप जो कि सन में होता है, उसको इन्होंने लेबोरेटरी में किसी प्रकार का एक प्लाज्मा लूप को सस्टेन कर लिया, ठीक है। तो कब, कितने टाइम तक? 48 सेकंड्स तक। अभी तक का रिकॉर्ड है 48 सेकंड्स, ठीक है। तो इससे पहले थोड़ा सा कम था, अब बढ़ के 48 सेकंड्स हो गया है। तो ये जो आपका कीर्तिमान किया है, ये किया है आपका साउथ कोरिया ने। साउथ कोरिया के फ्यूजन रिएक्टर में ऐसा पॉसिबल हुआ है। तो ये एक न्यूज हमने देख ली। आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करते हैं भाई टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने सैटेलॉजिक, एक बेसिकली यूएस की कंपनी है, उनके साथ मिलकर इंडिया का सबसे पहला प्राइवेटली बिल्ड सब मीटर रेजोल्यूशन एक सर्वेलेंस सैटेलाइट बनाया है। पहला प्राइवेटली बिल्ड सर्वेलेंस सैटेलाइट, नाम इसका दिया है भाई TSL ने बनाया है, तो इसको नाम दिया है TSAT-1A,
तो TSAT-1A सैटेलाइट का भाई 7 अप्रैल को लॉन्च कर दिया गया है। किसके द्वारा किया गया है, कहां पे किया गया है, तो बेसिकली लोअर अर्थ ऑर्बिट में इसको डिप्लॉय किया जाएगा और इसको लॉन्च किया गया है आपका केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में। किसके द्वारा, भाई SpaceX फैल्कन रॉकेट है ना, उसके थ्रू इसको लॉन्च कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ डिफेंस की बात हम लोग कर लेते हैं। तो डिफेंस सेक्टर की हम लोग बात करेंगे। चलिए कुछ डिफेंस न्यूज के बारे में बात करते हैं। देखिए सी डिफेंडर्स 2024 हुआ। अभी ये सी डिफेंडर्स 2024 में इंडिया का कोस्ट गार्ड और यूएसए का कोस्ट गार्ड ने मिलकर एक्सरसाइज करी है, कंबाइंड एक्सरसाइज। कहां पे करी, पोर्ट ब्लेयर में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सी डोम एयर सिस्टम, आपका बेसिकली कोई भी एरियल थ्रेट आता है तो उसको वो क्या डिफ्यूज कर देता है। तो ये इजराइल ने सी डोम डिफेंस सिस्टम आपका डिप्लॉय कर दिया है एलाट, इनका एक शहर है उसके पास। तो इस सी डोम डिफेंस सिस्टम में आपके शिप माउंटेड डिफेंस सिस्टम भी होगा, ठीक है। द सी डोम फॉर द फर्स्ट टाइम टू इंटरसेप्ट सस्पेक्ट, ठीक है, ये आपका एलाट के पास लगाया गया है सी डोम डिफेंस सिस्टम बाय इजराइल। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, देखिए इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ड 1500 हॉर्स पावर इंजन का आपका बैटल टैंक का सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया। कहां पे, DEML के इंजन डिवीजन एट मैसूर, ठीक है। और ये जो टेस्ट फायरिंग है, इस समय डिफेंस जो सेक्रेटरी हमारे हैं गिरिधर आरामाने, ये भी प्रेजेंट थे यहाँ पे। कहां पे, BEML इंजन डिवीजन मैसूर में आपका ये टेस्ट हुआ था बैटल टैंक्स का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, देखिए एक कंपनी है जिसका नाम है डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, DMSRDE। कहां पे, कानपुर में। तो ये जो DMSRDE है कानपुर का, इन्होंने एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट आपका तैयार किया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा तैयार किया गया है, DMSRDE कानपुर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इग्ला-एस क्या है, देखिए कंधे पर रखने वाला ये एक प्रकार का एक एयर डिफेंस सिस्टम है। कोई भी जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह आएगा, प्लेन आएगा, तो यहाँ पे आप जमीन में बैठ के इस प्रकार की मिसाइल लॉन्च करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, प्लेन्स को। तो इसको बोला गया है मैन पैड्स क्या है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। तो आपके ये 24 रशिया में जो बने हुए इग्ला-एस नाम के जो आपके एयर डिफेंस सिस्टम है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम या एमपैड्स, तो ये 24 ऐसे एमपैड्स जिनका नाम है इग्ला-एस, ये आपके आर्मी ने ये एक बैच इसका रिसीव किया है, ठीक है। और ये बेसिकली लार्जर डील है जिसमें बाद में आगे जाके इंडिया में आपका डोमेस्टिक प्रोडक्शन इसका होने लगेगा, ठीक है। अभी तो खरीदा हमने, आगे जाके इंडिया में इसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी होगा, इग्ला-एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करते हैं टर्की ने एक नया कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, फर्स्ट नेशनल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि 5th जनरेशन का है, जिसका नाम है आपका कान, KAAN, ठीक है। तो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जो है कान, उसने अपना सबसे पहला फ्लाइट यहाँ पे लॉन्च हुआ है। तो बेसिकली आपका 2016 में ही आपका नेटो का मेंबर है टर्की, जैसे कि हम लोग जानते हैं, उनके टर्की का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, TFX प्रोजेक्ट। तो जिसमें ये लोग बनाना चाहते हैं अपने नेशनल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का बनाया जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा था कि हम नेशनल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाएंगे। तो अब वो बनके तैयार हो गया है, नाम है उसका कान, KAAN, ठीक है। उसने पहली बार फ्लाइट पकड़ी है, पहली बार उसका फ्लाइट कराया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ ऐसे लोग जिनका अभी रिसेंटली देहांत हुआ है। उनमें से हम देखेंगे कपिल देव प्रसाद की बात हो रही है। कपिल देव प्रसाद, तो कपिल देव प्रसाद जी बेसिकली एक पद्मा अवार्डी है, उनको 2023 में पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया था। और इनका जो क्या कहते हैं काम है, वो एक 52 बूटी 42 मोटिव्स, तो 52 बूटी साड़ीज जो है, इस कला को इन्होंने उभारा है और इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। ये एक्चुअली बिहार शरीफ में इनका देहांत हुआ। नाम याद रखिएगा, कपिल देव प्रसाद, किससे रिलेटेड है, 52 बूटी साड़ी से। नेक्स्ट बात करते हैं डैनियल काहनेमैन जो है बेसिकली एक ऑथर है, इजरायली अमेरिकन ऑथर, इकोनॉमिस्ट भी है। तो इन्होंने बिहेवियर इकोनॉमिक्स पे काफी काम भी किया है, जिसकी वजह से इनको 2002 में नोबेल का मेमोरियल प्राइज ऑन इकोनॉमिक साइंसेस, यानी कि इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज 2002 में इनको मिला है। और ये इनको बेसिकली वर्नॉन एल स्मिथ के साथ ये अवार्ड मिला था। तो डेविड काहनेमैन एक नोबेल लॉरिएट है, ठीक है, इकोनॉमिक्स के नोबेल लॉरिएट है। उनका भी अभी रिसेंटली देहांत हो गया है, ठीक है। ये ऑबिचुरीज पढ़ रहे हैं हम लोग बेसिकली। अब देखिए पीटर हिग्स भी एक नोबेल लॉरिएट है। 2013 में इनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स का। और जो बेसिकली जो पीटर हिग्स और फ्रैंकोआ
इंग्लर्ट को मिला था नोबेल प्राइज। तो ये जो हिग्स हैं आपके पीटर हिग्स, इनका भी रिसेंटली अभी देहांत हो गया है। ठीक है, फिजिक्स के नोबेल लॉरिएट है और इन्होंने काम किस पे किया था, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर इनका काम था। ठीक है, तो ये बात हो गई पीटर हिग्स की, इनका भी रिसेंटली देहांत हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सुधीर काकर का। सुधीर काकर 85 की एज में इनका भी डेथ हुआ है। ये इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी। किसको बोला जाता है, सुधीर काकर को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी। तो ये बेसिकली काफी फेमस राइटर हैं और कल्चरल क्रिटिक हैं, लेकिन ये बेसिकली इनको फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी बोला जाता था। इनका भी रिसेंटली देहांत हुआ। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्कीम्स की बात करते हैं। तो स्कीम्स में हम लोग बात करेंगे नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म। भाई क्या है नीति फॉर स्टेट्स, जैसे नॉर्मली हमारे सेंटर में नीति आयोग है, तो अभी स्टेट्स का भी एक नीति आयोग बनाया जाएगा। नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म इज अ डिजिटल नॉलेज प्लेटफॉर्म, तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बेसिकली ये स्टेट्स और जो यूनियन टेरिटरीज है उनको हेल्प करेगा टू कंट्रीब्यूट इन डेवलप्ड इंडिया। मतलब जिस प्रकार से आपका सेंट्रल लेवल पे नीति आयोग काम करता है, उसी प्रकार से नीति फॉर स्टेट्स आपका काम करेगा स्टेट लेवल पे। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे। हम लोग अभी इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन चल रहे हैं। ठीक है, इलेक्शन का रिजल्ट कुछ दिनों में आपको मिल जाएगा। तो भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ कैंपेन्स आपके लॉन्च किए हैं। एक तो है भाई टर्निंग 18 कैंपेन। तो इसमें जो भी 18 साल के फर्स्ट टाइम वोटर्स है तो उनको एनकरेज करने के लिए ये आपका कैंपेन है, ये टर्निंग 18 कैंपेन। इसके बाद यू आर द वन कैंपेन भी है। ठीक है, यू आर द वन कैंपेन में आपका इंपॉर्टेंस रिकॉग्नाइज किया गया है अलग अलग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का, जैसे पोलिंग मशीनरी का, कि मतलब उन्होंने काफी अच्छा काम किया है और कोई भी वोटर, नो वोटर्स लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, You are the one campaign recognize importance of different stakeholders in the election process, including polling machinery in ensuring no voter to be left behind। तो बेसिकली पूरे जो पोलिंग मशीनरी को आपने प्रोत्साहन दिया है कि भाई पूरा पोलिंग मशीनरी मिलके ऐसे काम कर रहा है, कोई भी वोटर को पीछे नहीं छोड़ रहा। तो ये है यू आर द वन कैंपेन हो गया, टर्निंग 18 कैंपेन हो गया। फिर आता है वेरीफाई बिफोर यू एम्पलीफाई इनिशिएटिव। तो भाई वेरीफाई बिफोर यू एम्पलीफाई इनिशिएटिव क्या है, तो बेसिकली ये कह रहे हैं जो फेक न्यूज चल रहे हैं ना, इलेक्शन जब आता है तो कई सारे फेक न्यूज आपको देखने को मिलता है। तो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि किसी भी न्यूज पे भरोसा करने से पहले आप उसको वेरीफाई कर लीजिए। केवल आपने व्हाट्सएप में मैसेज पढ़ा और उसको आपने सच मान लिया, तो इस प्रकार का जो भ्रमात्मक जो फेक न्यूज है उससे बचने के लिए आपका ये वेरीफाई बिफोर यू एम्पलीफाई इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। तो ये 3 आपके बेसिक इनिशिएटिव्स हैं लॉन्च्ड बाय इलेक्शन कमीशन। और ऑब्वियसली थीम तो हमें पता ही है, चुनाव का पर्व देश का गर्व, ये आपका थीम है इलेक्शन कमीशन का, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग इंडिया एआई मिशन की। इंडिया एआई मिशन में खर्चा किया जाएगा 10,000 करोड़ का, और इसमें बेसिकली कहा गया है कि भाई एआई का इस्तेमाल करना है। स्टार्टअप्स, जो एकेडमिया है, यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं, जो रिसर्चर्स है, इंडस्ट्री है, तो उनको एक्सेस दिया जाएगा एआई सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई इंडिया का एआई का जो सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहा जाएगा कि भाई आप सब लोग यूज करो और सब लोग यूज करके एक बढ़िया रिजल्ट लेके आओ, और एआई की डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना है। तो ये बेसिकली एआई इंडिया मिशन है। तो आप अगर कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं और गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करना चाहते हैं एआई सुपर कंप्यूटिंग में, तो आप यूज कर सकते हैं। आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में काम करते हैं और इंडिया का जो सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करना चाहते हैं एआई के डेवलपमेंट में, तो वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ताकि भाई इंडिया ज्यादा से ज्यादा एआई का इस्तेमाल करे और एआई टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े। इसके लिए लॉन्च किया जा रहा है एआई इंडिया मिशन, 10,000 करोड़ का इसमें खर्चा किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कई सारे आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया जब वो बेगूसराय बिहार में थे, तो उसमें देखिए कई सारे ऑयल और ग्लास प्रोजेक्ट्स थे 1.48 लाख करोड़ के। इसके अलावा कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बिहार के थे 13,000 करोड़ से भी ज्यादा। इसके अलावा हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड फर्टिलाइजर प्लांट स्टार्ट किया गया भाई बरौनी। उसके बाद कई सारे रेलवे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए। इसके अलावा भारत पशुधन, ये बेसिकली एक डिजिटल डेटाबेस है, जितने भी लाइफ स्टॉक एनिमल्स है ना उनका एक भाई पूरा एक स्टॉक रखना है, पूरा आपका एक डेटाबेस मेंटेन करना है। इसके अलावा 1962 फार्मर ऐप को लॉन्च किया गया, और फर्स्ट ऑयल केजी बेसिन से पहली बार ओएनजीसी कृष्णा गोदावरी डीप वाटर प्रोजेक्ट में पहली बार आपका ऑयल निकाला गया। द फर्स्ट क्रूड ऑयल टैंकर, पहली बार क्रूड ऑयल वहां से निकाला गया। तो ये भी आपका लॉन्च, ये भी बताया गया इस पर्टिकुलर आपके ओकेजन पे। तो ये सारे आपके हमने देख लिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सर्विस कहां चालू की गई है? तो भैया एम्बुलेंस तो बेसिकली सड़कों से आती है, अब हेलीकॉप्टर को एम्बुलेंस बना दिया गया है। ठीक है,
आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मेडिकल सर्विसेज ले सकते हैं। कौन से स्टेट के रेजिडेंट्स के लिए है ये? तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है, इनॉग्रेट किया गया है। तो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए ये है आपका पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सर्विस। फिर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की। तो स्पोर्ट्स की अगर हम बात करेंगे क्रिकेट की, तो क्रिकेट में एक इंडियन वेटरन प्रीमियर लीग, नॉर्मल तो अभी आईपीएल चल रहा है ना, तो इंडियन वेटरन प्रीमियर लीग भी स्टार्ट हुआ आपका कहां पे? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, जिसको ऑर्गेनाइज किया था बीसीसीआई ने, नहीं बीवीसीआई, यानी कि बोर्ड ऑफ वेटरन क्रिकेट इन इंडिया। तो ये सब हुआ, मैचेस वगैरह हुए, इसमें वीवीआईपी उत्तर प्रदेश जीते, जिनके कैप्टन थे सुरेश रैना। तो अभी देखिए लेजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी भी है ये, ठीक है, ये कोई प्रीमियर लीग नहीं है, लेजेंड क्रिकेट ट्रॉफी है। ये आपका श्रीलंका में हुआ, कहां पे? पेल्ले केले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम श्रीलंका में ये आपका होता है लेजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी। कौन जीता? राजस्थान किंग्स जीतती है, कैप्टन इसके हैं रॉबिन उत्तपा। तो ये दो न्यूज देखे हमने क्रिकेट के। फिर ये तो मैं पता ही है, देखिए रोहित शर्मा जो है ये एक नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, पहला इंडियन बैटर बने जिन्होंने 500 छक्के लगाए टी20 क्रिकेट में। तो छक्कों की बात चली रही है, तो अब देखिए दीपेंद्र सिंह आर्य जो है, इन्होंने भी 6 छक्के मार दिए एक ओवर में, और वो तीसरे ऐसे बल्लेबाज बनते हैं जिन्होंने 3 छक्के मारे किसी टी20 इंटरनेशनल में। इसमें ऑलरेडी युवराज सिंह थे, उसके बाद किरियन पोलार्ड ने मारा था, अब जाके दीपेंद्र सिंह आर्य थर्ड बैट्समैन बन जाते हैं। देखिए टर्किश वुमेन कप, तो टर्किश वुमेन कप ये आपका बेसिकली फुटबॉल है जो टर्की में हुआ था ऑब्वियसली, जिसमें इंडिया कोसोवो से हार जाती है, सेकंड पोजीशन पे आती है, कोसोवो ये जीत जाता है वुमेन्स कप, टर्किश वुमेन्स कप। ये बेसिकली फुटबॉल का न्यूज है। तो अब यहाँ पे देखिए एक स्पेशल हम लोग बात करते हैं लिम्बो स्केटिंग। लिम्बो स्केटिंग मतलब जैसे आप फोटो में यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो छोटी बच्ची है ये देखिए एकदम जमीन से केवल 16 मीटर ऊपर मेंटेन करते हुए 25 मिनट से ज्यादा ऊपर का डिस्टेंस ट्रैवल किया स्केट से, तो बन गया ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। किसने बनाया? आपका तक्षवी वाघानी। तक्षवी वाघानी जो बेसिकली गुजरात अहमदाबाद से आती है, छोटी हमारी बच्ची, ये इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ठीक है, लिम्बो स्केटिंग में लोएस्ट लिम्बो स्केटिंग ओवर 25 मिनट्स, केवल 16 सेंटीमीटर जमीन से ऊपर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं बिल्किस मीर। बिल्किस मीर जम्मू कश्मीर से आती हैं, ये बनती हैं पहली इंडियन वुमेन टू सर्व एज अ जूरी मेंबर एट द पेरिस समर ओलंपिक्स। पेरिस समर ओलंपिक्स में एज अ जूरी मेंबर जाने वाली पहली इंडियन वुमेन बनती है। और ये बेसिकली कैन्यूइंग और कोचिंग से रिलेटेड है। कैन्यूइंग बेसिकली नाव होती है ना, हम चलाते हैं, देखे होंगे यहाँ ओलंपिक स्पोर्ट्स। तो कैन्यूइंग एक ओलंपिक स्पोर्ट्स है, इससे रिलेटेड है बिल्किस मीर। इनको ऐड किया गया है एज अ जूरी मेंबर एट पेरिस समर ओलंपिक्स। तो जम्मू कश्मीर से आती है, तो ये न्यूज भी हमारे स्पोर्ट्स का हमने देखा। चलिए बात करते हैं मीराबाई चानू की। तो मीराबाई चानू बनती है ओनली इंडियन वेट लिफ्टर जो क्वालिफाई कर पाया है फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक्स। 2024 पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली ओनली वेट लिफ्टर बनती है मीराबाई चानू। फिर देखिए टॉप सीडेड आपके रोहन बोपन्ना इंडिया में और मैथ्यू एब्डेन ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने मेंस डबल्स टाइटल जीता मायामी ओपन में। तो ये न्यूज और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमारे रोहन बोपन्ना बनते हैं चौथे इंडियन टू विन द मायामी ओपन। तो पहले लियांडा पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा भी जीत चुकी है मायामी ओपन। चौथे इंडियन बनते हैं रोहन बोपन्ना। ठीक है, डबल इवेंट में जीतते हैं ये मायामी ओपन। नेक्स्ट बात करते हैं डी गुकेश। तो डी गुकेश जीत चुके हैं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FIDE का कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट जो टोरंटो में हुआ था। और यंगेस्ट एवर चैलेंजर जो है, ये यंगेस्ट एवर चैलेंजर जिन्होंने ये टाइटल लिफ्ट किया है वो बनते हैं डी गुकेश। तो इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट को जीतने वाले यंगेस्ट एवर प्लेयर बनते हैं डी गुकेश। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कुछ कॉन्फ्रेंसेस की, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस की हम लोग यहाँ पे बात। चलिए बात कर लेते हैं कॉन्फ्रेंसेस की। कॉन्फ्रेंसेस में बात कर रहे हैं हम लोग परिवर्तन चिंतन। परिवर्तन चिंतन क्या है? एक कॉन्फ्रेंस है ट्राई सर्विस। ट्राई सर्विस मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिलकर ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ताकि भाई नए आइडियाज, नए इनिशिएटिव्स और कुछ नए रिफॉर्म्स हो सके। ठीक है, और ताकि इंटीग्रेटेड एफर्ट्स हो सके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का। ठीक है, तो उसके लिए देखिए आपका ये परिवर्तन चिंतन कहां पे हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। अगला देखेंगे, देखिए आपका इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का 7वां एडिशन हुआ कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कहां पे? पर्थ में। और तो इंडिया को रिप्रेजेंटेशन किसने दी? ऑब्वियसली हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयकिशन। अब अगला सवाल यहां यही हो सकता है कि भाई थीम बता दीजिए। थीम आप कहेंगे टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। तो सस्टेनेबल इंडियन ओशन की तरफ हम लोग जाना चाहते हैं, ये है आपका थीम। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ग्लोबल सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन फोरम हुआ कहां पे? आपका कार्टेगेना में। तो देखिए सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड अभी हमारे इंटरिम बजट में भी हमने एक न्यूज देखा था
जहां पे हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने प्रपोज किया कि भाई वैक्सीनेशन स्टार्ट होने होगा आपका टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली गर्ल्स के लिए होगा 9 से 14 ईयर्स तक, 9 to 14 ईयर्स। क्यों होगा? ऑब्वियसली सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए। थोड़ा सा यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं आप हमारे इंटरिम बजट को और ये जो ग्लोबल सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन फोरम हुआ कहां पे, कार्टेगेना, कोलंबिया में। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखिए पावर कांग्रेस एक्सपो, सोलर पावर कांग्रेस एक्सपो 2024, ये नई दिल्ली में हुआ है आपका। सोलर पावर के ऊपर बातचीत हुई होगी यहाँ पे। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, पीएम ने एड्रेस किया विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर प्रोग्राम। तो ये बेसिकली श्रीनगर में हो रहा था, तो इसको प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस किया। देखिए फिर बात करेंगे हम लोग होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो बेसिकली 5000 करोड़ का जो ये प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया आपका, स्टार्ट किया गया मतलब जम्मू कश्मीर श्रीनगर से। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बायो एशिया समिट, कहां हुआ ये? तो बायो एशिया समिट 2024। पहला सवाल है तो कहां हुआ? आप बोलेंगे हैदराबाद। फिर इसका थीम क्या है पूछ सकते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री करवा रही है? नहीं ठीक है, मिनिस्ट्री नहीं, इसका थीम ही पूछेंगे, मिनिस्ट्री तो आगे वाला पढ़ लिया मैंने। देखिए थीम क्या है इसका, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ साइंसेस विथ डेटा एंड एआई। ये है बायो एशिया समिट का थीम। ये देखिए लाइफ साइंसेस डेटा विथ एआई देखेंगे थीम में। नेक्स्ट भाई मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा आपका होस्ट किया गया पहला ब्लू टॉक, कहां पे? नई दिल्ली में। तो देखिए जो ब्लू टॉक हो रहा है इसको को पार्टनर किया आपका एम्बेसी ऑफ फ्रांस और एम्बेसी ऑफ कोस्टा रिका भी इसका हमारे साथ था, ठीक है। और इसका बेसिकली थीम क्या था? ओशन हेल्थ एंड गवर्नेंस। ओशन हेल्थ एंड गवर्नेंस बेसिकली इससे रिलेटेड आपका ये फर्स्ट ब्लू टॉक्स नई दिल्ली में आपका हुआ, ऑर्गेनाइज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट 6th एडिशन ऑफ ग्लोबल मिनिस्ट्रियल समिट ऑन पेशेंट सेफ्टी। तो भाई पेशेंट सेफ्टी को लेकर ग्लोबल मिनिस्ट्रियल समिट कहां पे हुआ? सैंटियागो में हुआ, जो कि चिली में है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग थीम की। इसकी थीम क्या है? देखिए ब्रिंगिंग एंड सस्टेनिंग चेंजेस इन पेशेंट सेफ्टी पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, ये है इसकी थीम, ठीक है। तो ये याद करिए कि ग्लोबल मिनिस्ट्रियल समिट ऑफ पेशेंट सेफ्टी कहां हुआ? सैंटियागो, चिली में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस। पहला इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस काठमांडू नेपाल में हुआ, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज किया मायाको पाहिचान नेपाल, ठीक है, और नेपाल टूरिज्म बोर्ड। 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट देखिए अबू धाबी में हुआ, ड्राइविंग सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन इसका थीम था। उसके बाद इंटरनेशनल थाई फेस्टिवल, ये हुआ कुशीनगर में, ठीक है। कुशीनगर में आपको पता होना चाहिए कि महापरिनिर्वाण हुआ था बुद्धा जी का, तो यही इसी कुशीनगर में आपका इंटरनेशनल थाई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आपके विविधता का अमृत महोत्सव। तो ये जो विविधता का अमृत महोत्सव है ये राष्ट्रपति भवन में हुआ था, और बेसिकली इसका थीम ये था कि ये शोकेस करना चाहते थे नॉर्थ ईस्ट के कल्चरल रिचनेस को। तो अभी राष्ट्रपति भवन में हुआ तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू तो यहाँ रहेंगी, इनके इसके साथ साथ आपके जो डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन है उनके मिनिस्टर श्री जी किशन रेड्डी भी साथ में थे। तो इसको ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी साथ में ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 5th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल गीता महोत्सव। इंटरनेशनल गीता महोत्सव आपका श्रीलंका में होने वाला है, और ये आपका 5th एडिशन जो है ऑर्गेनाइज किया था किसने? कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड ने। इंटरनेशनल गीता महोत्सव कहां पे हो रहा है? श्रीलंका में हो रहा है, ठीक है। देखिए एग्रोटेक किसान मेला ये कहां हो रहा है? झारखंड में हो रहा है। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि रांची में है, रांची में बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपका एग्रोटेक किसान मेला होने जा रहा है, ठीक है। तो हमने देख लिया किसान मेला झारखंड में, गीता महोत्सव श्रीलंका में, ठीक है। उसके बाद हमने देखा राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव। नेक्स्ट आते हैं देखिए कश्मीरी पंडित जो हैं वो न्यू ईयर मनाते हैं, कश्मीरी न्यू ईयर, और एक जो इसको बोलते हैं वो लोग नवरे। तो नवरे सेलिब्रेशन किया गया आपका माता भद्रकाली मंदिर जम्मू के पास है, तो यहाँ पे देखिए आपका नवरे फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया बाई कश्मीरी पंडित। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग एग्रीकल्चर साइंस फेयर। तो भाई एग्रीकल्चर जो साइंस फेयर है वो डिस्ट्रिक्ट सिमडेगा में हुआ, ठीक है, झारखंड के डिस्ट्रिक्ट सिमडेगा में हुआ। उसने होस्ट किया पूसा कृषि विज्ञान मेला, ठीक है, जो बेसिकली एक एग्रीकल्चर साइंस फेयर है, पूसा कृषि विज्ञान मेला सिमडेगा झारखंड में हुआ ये, ठीक है।
ऑर्गेनाइज किसने किया? आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा नई दिल्ली के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर साइंस फेयर है, पूसा कृषि विज्ञान मेला लिखा भी हुआ है, तो आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा नई दिल्ली में के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया। कहां ऑर्गेनाइज किया गया? याद रखिए, सिमडेगा झारखंड में। ठीक है, याद रहेगा। थीम और ध्यान में रख सकते हैं, फार्मर प्रॉस्पर थ्रू एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये इसका थीम था पूसा कृषि विज्ञान मेला का। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग 2550वीं भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव। ठीक है, तो ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ महावीर जयंती के ऑस्पिशियस ओकेजन में आपका ये जो महोत्सव है 2550 भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का इनॉग्रेशन किया गया बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। कहां पे हुआ? भारत मंडपम नई दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, तो देखिए महावीर निर्वाण महोत्सव आपका भारत मंडपम में इनॉग्रेट किया गया बाई श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी कॉन्फ्रेंस कहां पे हुआ? तो देखिए हैदराबाद तेलंगाना में, ये देखिए आपका कॉन्फ्रेंस है, देखिए ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी कॉन्फ्रेंस। तो इसमें देखिए आपका 4 दिन का कॉन्फ्रेंस था और कई सारे स्पिरिचुअल लीडर्स यहाँ पे अलग अलग फेथ के आए थे और फेथ एट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर। यहाँ देखिए आपका कान्हा शांति वनम, ये एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर है, यहीं पे सारे लोग जमा हुए थे और कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था? ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं रैंक्स की, रैंक्स रिपोर्ट्स वगैरह कुछ देखते हैं। देखिए फोर्ब्स ने वर्ल्ड के बिलियनियर का लिस्ट निकाला है, तो इसमें आपका यंगेस्ट पर्सन, इस जो बिलियनियर की लिस्ट में सबसे यंगेस्ट पर्सन होने वाला कौन कौन है? तो 37 इयर्स में निखिल कामत है, को फाउंडर ऑफ जेरोधा। ये है यंगेस्ट इंडियन बिलियनियर इन द फोर्ब्स लिस्ट। फोर्ब्स लिस्ट में आने वाले यंगेस्ट इंडियन बिलियनियर कौन है? आपके निखिल कामत, जो जेरोधा के को फाउंडर है। इसके अलावा देखिए बिलियनियर्स की लिस्ट आई है, बेसिकली बिलियनर्स की लिस्ट है ना, इस लिस्ट में सबसे ज्यादा बिलियनर्स कौन से कंट्री के हैं? यूएसए के। फिर हम लोग बात करते हैं ये आपके चाइना के। फिर आप देखेंगे इंडिया में भी 200 बिलियनर हैं। ठीक है, चाइना में 406, इसके जस्ट डबल, और चाइना से जस्ट डबल आपके यूएसए में 813। ठीक है, ये तो बात होगी वर्ल्ड के बिलियनियर्स की, फोर्ब्स का लिस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अच्छा नहीं, इसी में आप लोग देखेंगे टॉप 5 बिलियनर कौन है, टॉप 3 तो याद रख लीजिए। देखिए बर्नार्ड अर्नॉल्ड फैमिली, तो ये जो लुई विटॉन कंपनी है इनके मालिक इलॉन मस्क, जेफ बेजोस तो बताने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा आप स्पेस एक्स है इलॉन मस्क का, जेफ बेजोस अमेजन, मार्क जुकरबर्ग पता ही है आपको फेसबुक, और लैरी एलिसन बेसिकली ओरेकल के आपके सीटीओ है। तो ये आपके टॉप 5 बिलियनर हो गए। टॉप 10 लिखा है, ये टॉप 5 है। टॉप 5 इंडियन बिलियनर्स और टॉप 5 आपके बिलियनर्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में टॉप है मुकेश अंबानी, फिर गौतम अदानी। ठीक है, ये आपके टॉप 2 है, ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो अभी करेंटली टॉप में अंबानी साहब फिर चले आए हैं। फिर देखिए शिव नादर, उसके बाद सावित्री जिंदल और फिर दिलीप सांघवी। ठीक है, तो मुकेश अंबानी 9th है, मतलब ये जो 5 की लिस्ट में टॉप 10 में भी आते हैं मुकेश अंबानी। ठीक है, ये आपका 9th है, हो गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ब्रांड फाइनेंस 2024 रिपोर्ट। तो ये ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट बता रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी सबसे बढ़िया कौन सी है। तो वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड जो है इंश्योरेंस कंपनी में, दैट इज LIC। इंडिया का LIC सेकंड नंबर पे, ताइवान का कैथी लाइफ इंश्योरेंस आपके दूसरे पायदान पर है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का NRMA इंश्योरेंस तीसरे पायदान पर है। तो ये ब्रांड फाइनेंस 2024 का रिपोर्ट। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग ग्लोबल ट्रेड आउटलुक स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, तो ये बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसके टॉप 4 में देखिए बेसिकली सर्विसेज की बात है, मतलब सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में आपका इंडिया का कौन सा रैंक है? तो 4th रैंक है भाई सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में। और अच्छी बात यह 2022 से 17% का इंक्रीज देखने को मिला है। और 1/5 ऑफ द टोटल ट्रेड सर्विसेज जो है वो, मतलब ये इतना बड़ा मार्केट शेयर इंडिया कैप्चर करती है। 1/5 का मतलब करीबन 20% का मार्केट शेयर इंडिया कैप्चर कर रही है। तो लेकिन रैंक वाइज 4थे नंबर पे है, यूएस, यूके, आयरलैंड के बाद 4थे नंबर पे आपका इंडिया आता है सर्विसेज एक्सपोर्ट के मामले में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट। इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट ये आपका सीप्री के द्वारा लाया गया। टॉप इंपोर्टर्स कौन कौन से हैं भाई? इंडिया, सऊदी अरेबिया, कतर टॉप इंपोर्टर्स है। टॉप एक्सपोर्टर्स है यूएसए, फ्रांस और रशिया, ये आपके टॉप एक्सपोर्टर्स है। मतलब ये आपके वेपन्स बेच रहे हैं और ये हमारे वेपन्स खरीद रहे हैं। सबसे ज्यादा वेपन इंडिया खरीद रही है, फिर सऊदी अरेबिया, कतर, बेचने में यूएसए, फिर फ्रांस और फिर रशिया आ जाता है। ये रिपोर्ट सीप्री के द्वारा प्रेजेंट किया गया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। ठीक है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स आपका यूएसए
के द्वारा, सॉरी, यूएसए में 703 यूनिकॉर्न है, इंडिया तीसरे नंबर पे यहाँ पे भी है, इंडिया यहाँ पे तीसरे नंबर पे। देखिए बिलियनियर्स की लिस्ट में भी इंडिया तीसरे नंबर पे था, ठीक है, ये भी हमने नोटिस किया। तो यूनिकॉर्न 67 यूनिकॉर्न है आपके यूनिकॉर्न इंडेक्स में, यूएसए में 703 और चाइना में 340। तो ये यूनिकॉर्न हमारे ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स हो गया, तीसरे नंबर पे इंडिया है। फिर आता है वन नेशन वन इलेक्शन का एक भाई कमेटी बैठी थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री रामनाथ कोविंद। उन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया है हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी को। ये रिपोर्ट किसके ऊपर है? वन नेशन वन इलेक्शन किसके द्वारा आपका बनाया गया है? चेयरमैन किसके चेयरमैनशिप में बनाया गया है? ये है श्री रामनाथ कोविंद। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनएफपीए। क्या है यूएनएफपीए? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। और टाइटल क्या है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट का? इंटरवोवन लाइव्स, थ्रेड्स ऑफ होप, एंडिंग इनइक्वालिटीज इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। ठीक है, ये आपका टाइटल है। अच्छा, पॉपुलेशन में इंडिया टॉप मार रही है, 1.44 बिलियन है पॉपुलेशन। सेकंड नंबर पे चाइना 1.425 बिलियन। और कहा गया है कि भाई पिछले 77 साल में डबल हो गया है पॉपुलेशन इंडिया का। और देखिए आपका परसेंटेज ऑफ चाइल्ड मैरिज आपका 23% है 2006 से 2023 तक का। इसके अलावा डेमोग्राफी दी गई है। देखिए डेमोग्राफी के हिसाब से अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में 0 से लेके 14 ईयर्स तक 24 लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए 15 से 64 तक भाई आपके 68% लोग, और 65 से अबव 7% लोग। तो ये तो याद रहेगा, ये आपका करीबन 75%, ये आपका करीबन 25%, टोटल 100% हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 10 से 19 और 10 से 24। तो 10 से 24 भी इसके बराबर ही है, देख सकते हो आप 26%, ठीक है। और आपका 10 से 19 आपका 17% है। तो ये कुछ डेटा है, ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिए 2024 का प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट। तो यहां देखिए कह रहे हैं ये प्रोजेक्ट करता है कि वर्ल्ड आपका 220 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस करेगा 2024 में, जो कि 7.11% इंक्रीज है 2021 से, करीबन 7.11% ज्यादा है। तो एक स्विस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ईए अर्थ एक्शन के द्वारा ये रिपोर्ट जनरेट की गई। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट। तो ये यूएनईपी और रैप, WRAP। यूएनईपी तो पता ही है हमें, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, और रैप का मतलब ये है वेस्ट एंड रिसोर्सेज एक्शन प्रोग्राम। तो यूके का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा आपका जारी किया जा रहा है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे ग्लोबल हेपाटाइटिस रिपोर्ट। तो ग्लोबल हेपाटाइटिस रिपोर्ट जारी किया जा रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो दिस हैज हाइलाइटेड इंडिया एज वन ऑफ द नेशंस फेसिंग सिग्निफिकेंट बर्डन ऑफ वायरल हेपाटाइटिस, पर्टिकुलरली हेपाटाइटिस बी और सी इन्फेक्शन काफी ज्यादा हो रहा है, ये बताया गया है आपका ग्लोबल हेपाटाइटिस रिपोर्ट में, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे और आ जाएंगे हमारे आखिरी न्यूज आइटम पे, जो कि है इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन थ्रू स्टेट्स। तो भाई एनर्जी ट्रांजिशन जो है, इसमें सबसे आगे कौन से स्टेट्स हैं? तो देखिए कर्नाटक और गुजरात काफी तेजी से एनर्जी ट्रांजिशन कर रहे हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। और टॉप परफॉर्मेंस अगेन इन 2024। तो इसको किसके द्वारा ये आपका लाया गया था? इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, IEFA, ठीक है, और EMBER के द्वारा ये आपका लाया जा रहा है। तो इसके साथ ही हमारा अप्रैल महीने का जो करंट अफेयर्स है वो यहाँ पे फिनिश हो जाता है। इसी के साथ हमारा अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे, प्लेलिस्ट आपका करंट अफेयर्स के जितने भी आपके वीडियोज हैं, आज का लेक्चर अगर मिला लें तो टोटल अब 12 महीने का हो गया है। ये कहानी हम लोगों ने बेसिकली पिछले महीने के अप्रैल में चालू करी थी, ठीक है। पिछले महीने के अप्रैल से हम लोगों ने अपना करंट अफेयर्स बनाना चालू किया था, और अब आज का लेक्चर खत्म होने पर जितने भी लेक्चर आपके प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, ये पूरा अगर आप पढ़ लेंगे तो 12 महीने का करंट अफेयर्स एक सिरे से खत्म है, ठीक है। इसके बाद जो अगले वीडियोस करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में ऐड होंगे वो आपका 1 साल के आगे के वीडियोस हो जाएंगे। तो 1 साल की पूरी जर्नी आज हम लोग यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं, ठीक है, अप्रैल के करंट अफेयर्स के साथ। तो आप देखिए प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस देखिए, कुल मिला के 12 मंथ का करंट अफेयर्स का सारा मैटर आपको इस प्लेलिस्ट में मिल गया, ठीक है। अभी से तो हमें पता ही है मंथली हम करंट अफेयर्स लाते रहेंगे, तो उम्मीद है आपकी तैयारी बढ़िया चली रही होगी। तो भाई इसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।